जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज आपका न्यू टॉपिक रेस्पिरेशन। क्या रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन आपका क्या होता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हमने डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट किया है। डाइजेशन सिस्टम में हमने विटामिन का भी क्या किया है, कंप्लीट किया है। देन हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेकेंड सिस्टम, जो कि आपका मेन सिस्टम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम और किसमें पढ़ रहे हैं हम? ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन डाल देंगे हम, ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। मनुष्य का श्वसन तंत्र, इसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में? मनुष्य का श्वसन तंत्र, मनुष्य का श्वसन तंत्र, ठीक है ना। देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करना है, सबसे पहले तो हमें बताना है रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन बोले तो श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं बताइए? श्वसन किसे कहते हैं? जो आपने बोला कि श्वास लेना मीन्स श्वास लेना आपका क्या है? ब्रीथिंग है वो, ठीक है ना। ब्रीथिंग श्वासोच्छ्वास अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आप लोग जल्दी बोल देते हो ना कि इनटेक ऑफ O2 एंड आपका रिलीज ऑफ CO2। जैसे हम जो अपने ये नॉस्ट्रल होल से जो बाहरी एयर को लेते हैं और अंदर की एयर को बाहर निकालते हैं, इनटेक ऑफ ये हो जाएगा इनटेक, ठीक है ना। इनटेक हम क्या करते हैं? इनटेक O2 को लेना और CO2 को छोड़ना। ये प्रोसेस जो होगी, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन नहीं कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी आपकी? ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं इसे? ब्रीथिंग। हिंदी में बोले तो श्वासोच्छ्वास आपका कहलाता है। ये श्वासोच्छ्वास समझ में आया ना, ये अलग चीज है। ये श्वासोच्छ्वास हेल्प करती है द रेस्पिरेशन में। यदि ये चीज हम ना करें, इनटेक ऑफ O2 और रिलीज ऑफ CO2 ना करें, तो आपकी ये प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगी। तो इसके प्रेजेंट में O2 और CO2 की क्या होती है? प्रेजेंस में ही ये कंप्लीट होता है आपका क्या? रेस्पिरेशन बोले तो श्वसन। श्वसन आपकी एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम बोले तो जटिल भोज्य पदार्थ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। जटिल जो पदार्थ है, जटिल फूड आइटम जो हमने खाना खाया है, आपने चावल, चपाती, सब्जी, पूरी सब कुछ खाया है जो, तो वो आपका सॉलिड से लिक्विड हुआ है। सॉलिड से लिक्विड होना मैनी एंजाइम के थ्रू कहलाता है डाइजेशन। लेकिन अब वही जो लिक्विड हो गया है, लिक्विड में भी अभी आपकी कार्बन की नंबर कितनी है? 6 है। कार्बन नंबर कितनी है? 6 है। और जब कार्बन नंबर 1 से ज्यादा होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल कहलाता है। क्या कहलाता है? जटिल पदार्थ कहलाता है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो कि कैसा है आपका? लिक्विडी फॉर्म में है, ठीक है ना। ये जो हमने पचा लिया है अंदर खाना, ये लिक्विडी फॉर्म में है, बट कार्बन की नंबर यहाँ C6 है, H12O6 ही है। जब बाहरी था तब सॉलिड था, अंदर हमने जब लिया उसे चबाया, मैनी एंजाइम, मैनी जूस मिलाए, तो आपका ये ऐसा हो गया। लेकिन अभी भी कार्बन की नंबर कितनी है? इसमें 6 है। इसमें हम ब्रीथिंग के थ्रू जो हमने O2 ली है, O2 को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। ये O2 आपकी यूज होगी C6H12O6 में, और प्रेजेंस रहेंगे मेनी रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये आपकी रेस्पिरेटरी एंजाइम, जैसे डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में डाइजेस्टिव एंजाइम, यहाँ रहेंगे आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम। क्योंकि कोई भी प्रोसेस, कोई भी जो आपकी रासायनिक क्रिया होती है वो किसी ना किसी के प्रेजेंस में होती है, तो ये एंजाइम आपके प्रेजेंस रहेंगे। इन एंजाइम के प्रेजेंस में आपका ये जटिल भोज्य पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बोले तो 6CO2 टूटेगा, 6H2O टूटेगा, और रिलीज होगी आपकी ATP, 38 ATP। यहाँ हम जब आपका एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो 6O2 लेते हैं। कितने लेते हैं? 6O2। समझ में है ना। ऑक्सीजन के 6 अणुओं को लेते हैं। ऐसे ऑक्सीजन के ना जाने कितने अणु हमारे अंदर जा रहे हैं, तो ये 6 अणु एक ग्लूकोज पर काम करते हैं, और ऐसे ना जाने कितने ग्लूकोज अणु लिक्विड फॉर्म में हमारे अंदर खाने के बाद पहुंचते हैं। समझ में है ना। तो जब एक ग्लूकोज का अणु, ये देखना बिल्कुल ये लिखा है C6H12O6 + 6O2, ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी एंजाइम।
और रेस्पिरेटरी एंजाइम जब वर्क करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या बनेगा आपका CO2। देखना कार्बन कितनी है 6 ना, तो आपका ये हो जाएगा CO2 आपका 6 CO2। यहाँ कार्बन 6 है, कार्बन पूरी 6 निकल गई। ऑक्सीजन कितनी है आपकी 6 2 जा 12 यहाँ और 6 ये, टोटल आपकी 18 है। तो 6 2 जा 12, ये वाली ऑक्सीजन तो पूरी निकल गई। अब बची 6 ऑक्सीजन और, तो ये हो जाएगा 6H2O। हाइड्रोजन आपका कितना है 12, तो 6 2 जा 12 ये और 6 ऑक्सीजन ये, पूरा आपका जो एलिमेंट था पूरी बैलेंसी है एलिमेंट की, तत्वों की पूरी जितनी यहाँ है उतनी ही यहाँ है ना। जब ऐसा रहता है तो वही आपका इक्वेशन क्या कहलाता है, आपका बैलेंस इक्वेशन कहलाता है, सही का आपका इक्वेशन कहलाता है। समझ में है ना। यदि पता चले यहाँ ऑक्सीजन 18 है और यहाँ केवल आप 12 बस दिखाओ तो 6 कहाँ गए, फिर वो हिसाब किताब देना पड़ता है। समझ में है ना, वो फिर आपका रासायनिक सूत्र सही नहीं होता है। तो इस तरह से ये सही आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया एक तरह का। और जब ये सब होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम बाहर निकाल देते हैं ब्रीथिंग के थ्रू, जो वाटर है, वाटर भी आपकी मैनी सेल्स आपका रीअब्सॉर्ब करती है, और कुछ वाटर हमारा जो आपका वेस्ट आइटम होता है उसमें उसको सॉल्वेल करके वो आपकी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। जैसे आपका यूरिया को सॉल्वेल करेगा कुछ वाटर, ठीक है, यूरिया उसमें सॉल्वेल होकर के हमारी एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाई किडनी से फिल्ट्रेट करते हुए और क्या करेगी, यूरिथ्रल पार्ट से उसे बाहर निकालने का कार्य करेगी। तो इस तरह से ये वाटर जो होता है वो ऐसा होता है, लेकिन ज्यादा वाटर आपका बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता, पुनः रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर का। वाटर जरूरी होता है। और प्लस आपका ये बनते हैं 38 ATP, 38 ATP या 36 ATP भी आपके लिखे रहते हैं बुक में, क्योंकि बनते तो आपके कितने हैं 38, लेकिन 2 ATP आपके क्या हो जाते हैं, ETS आपका जो है वहां पर यूज होते हैं। ETS साइकिल एक चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो आपके फिर फाइनली आपके 36 बचते हैं। किलो कैलोरी में एनर्जी हम लिखें तो 673 किलो कैलोरी एनर्जी, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। यदि ATP में नहीं लिखना किलो कैलोरी में, तो एक ग्लूकोज के टूटने पर 673 किलो कैलोरी एनर्जी आपकी बनती है। यही एनर्जी को लेकर के, इस एनर्जी को लेकर के हम पूरे दिन भर के काम करते हैं अपने, समझ में है ना। यदि हम खाना ना खाएं तो हमारे खाने के बाद जो डाइजेशन हुआ और डाइजेशन के बाद जो रेस्पिरेशन करना ये नहीं होगा, और यदि रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हम मैनी टाइप जो आपके बॉडी वर्क है वो हम नहीं कर पाएंगे और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। समझ में आया। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन डेफिनेशन, सबको समझ में आ गई है। अब दोबारा नहीं कहना कि सांस लेना और सांस छोड़ना आपका श्वसन कहलाता है, वो आपकी ब्रीथिंग कहलाती है, वो हेल्प करती है, उसकी एब्सेंट में आपका वो नहीं हो सकता है, रेस्पिरेशन नहीं हो जाए, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन आएगी नहीं और CO2 छोड़ेंगे नहीं तब तक आपका क्या होगा, ये रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, आगे हम बताते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, यदि हम देखें कि जितने भी जीव हैं हमारे वर्ल्ड में, जितने भी जीव हैं, जीव कितने हैं, यूनिसेलुलर से लेकर के आपके मल्टी सेलुलर तक, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक, ठीक है ना। कब से नहीं गए हो वृंदावन? हाँ जाते रहते हो, कब से नहीं गए हो? 6 महीने, अच्छा चलिए। तो ये है आपका टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आपके होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के, ठीक है। तो आपका एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। 2 प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। एक को वायवीय श्वसन, हिंदी में बोलेंगे हम वायवीय, ये है आपका वायवीय, वायवीय, ठीक है, वायुवीय श्वसन हम बोल सकते हैं, वायवीय श्वसन, और एक को हम बोलेंगे अवायुवीय श्वसन, ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं आक्सी, आक्सी भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, आक्सी, और इसे हम बोल सकते हैं अनाक्सी, अनाक्सी, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एरोबिक, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हो जाएगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक, एरोबिक, और ये आपका कहलाएगा
एनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया ना? ये यहां पर आपने लिख लिया होगा अवायवीय, ठीक है, ये वायवीय। क्लियर है? दो तरह का श्वसन होता है। श्वसन कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक वायवीय और एक अवायवीय, एरोबिक एंड एनएरोबिक, या ऑक्सी और अनऑक्सी। समझ में आया ना? देखना, जो आपके मैंने बताया मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इस आपके अर्थ में, नेचर में, आपके यूनिसेलुलर से लेकर के ये सेल में हमने पढ़ाया है यूनिसेलुलर टू आपके मल्टी सेलुलर, ठीक है ना? ऐसे आपके जीव हैं, एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय, ये बंद करने के, ये वाला, वो वाला, ओके। तो यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक आपके क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म आपके यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक होते हैं, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। जो एक कोशिकीय होते हैं वो आपके मोनेरा और प्रोटिस्टा भी होते हैं। मोनेरा में आपके क्या आते हैं? बैक्टीरिया। क्या आते हैं? बैक्टीरिया। जितने भी आपके वर्ल्ड के बोले तो आपके जितने भी चारों तरफ संसार में, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आपका मिट्टी हो कहना चाहिए, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे परजीवी के रूप में, ये आपका सर्वव्यापी होता है। बैक्टीरिया यूनिवर्सल होता है, हर जगह आपका पाया जा सकता है। समझ में ना? तो बैक्टीरिया आपका क्या होता है? यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया भी आपका जीव है, जीवित है, लिविंग सेल है इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें, ठीक है ना? और यदि लिविंग है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जिसे हम एक तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेन कहते हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जब एनाबॉलिक करेगा तो कैटाबॉलिक तो अवश्य ही करेगा कि नहीं करेगा? और एनर्जी लेगा तब तो ये अपनी ग्रोथ कर पाएगा, आगे मोशन कर पाएगा, डाइजेशन कर पाएगा, और जितनी आपकी बॉडी ग्रोथ होती है वो कर पाएगा, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बना पाएगा। तो इसके लिए होती है एनर्जी की जरूरत, और ये एनर्जी उसको कहां से मिलती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू मिलती है। मीजोसोम्स इसमें पाए जाते हैं और मीजोसोम्स के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है। बताया था ना मैंने? तो बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया कैसे करते हैं आपका? एनएरोबिक आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया एनएरोबिक भी करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया आपके क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। समझ में है ना? कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, मोनेरा के कुछ मेंबर आपके वायवीय श्वसन भी करते हैं और कुछ आपके अवायवीय, जैसे आपके मैथिनोजेंस बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना? ठीक है, जैसे कुछ कीचड़ दलदल वगैरह में ऐसे जहां पड़े रहते हैं, जिनका हैबिटेट ऐसा है कि जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह की कमी होती है, ऐसे बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं? एनएरोबिक होते हैं। क्या होते हैं? एनएरोबिक। लेकिन आपके जैसे पानी वगैरह में और हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह है, नॉस्टॉक, एनावीना है आपके, बाकी और कुछ अदर बैक्टीरिया हैं, वो आपके बैक्टीरिया क्या करते हैं? एरोबिक। क्या करते हैं? एरोबिक, वायवीय। हम ये नहीं कह सकते कि ऑल बैक्टीरिया आपके एनएरोबिक होते हैं, नहीं, कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनएरोबिक होते हैं, और जबकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि आपके एरोबिक होते हैं, जो कुछ अनाक्सी श्वसन और कुछ आपका ऑक्सी श्वसन करते हैं। समझ में आया ना? लेकिन बात करें यदि हम प्रोटिस्टा से लेकर के, कहां से? प्रोटिस्टा से लेकर के आपका एनिमेलिया तक, एनिमेलिया जो 5 किंगडम है आपका, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, तो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया के जितने भी मेंबर हैं उनमें तो एनएरोबिक एब्सेंट होता है, एनएरोबिक वो करते ही नहीं है। वो क्या करते हैं? आपका एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनएरोबिक आपका कुछ ही बैक्टीरिया में आपका पाया जाता है। समझ में आया ना? चलिए, अब यहाँ मैंने दो टाइप का जो एरोबिक और एनएरोबिक बताया है रेस्पिरेशन, एक्चुअली में होता ही क्या है ये यदि हम बोले तो एरोबिक बोले, एरोबिक जो अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपका प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमेलिया तक पाया जाएगा, उसमें यही रहेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड C6H12O6, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में है, ये आपका ब्लड के साथ है। इसमें हम 6O2 देंगे, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, यहाँ आपके रहेंगे रेस्पिरेटरी एंजाइम जैसे जाइमेज एंजाइम वगैरह, ठीक है ना? तो ये आपके इसकी प्रेजेंस, सॉरी
जाइमेज आपका एनएरोबिक में रहेगा, सॉरी, ठीक है। ये है आपका एरोबिक ये आपके एरोबिक आपके रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी एंजाइम आपके रहेंगे। यहाँ आपका जो वर्क होगा वो ये होगा कि आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कार्बन कंपाउंड में, और कितने कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस बनाएगा आपका 6H2, वाटर मॉलिक्यूल भी कितना बना लेगा, 6। और देन जब आपका ये टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आफ्टर दैट इसके बीच में जो एनर्जी छिपी है वो आपकी 38 ATP या ऑब्लिक करके 36 ATP, या हम इसी को ऑब्लिक करके 673 किलो कैलोरी फॉर्म में ये लिख सकते हैं। इसे बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीजन जुड़ती है आपके जटिल पदार्थ से, और उस ऑक्सीजन का यूज होता है इस जटिल पदार्थ को तोड़ने में, और जब ये टूटती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसके बाद क्या निकलती है फिर आपकी एनर्जी। समझ में आया? ये हम लोगों में, पेड़ पौधों में, जलीय जीव जंतुओं में, चाहे वो आपका अमीबा हो, पैरामीशियम हो, चाहे आपका बड़ा जीव जंतु हो, सब में आपका ये पाया जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह में भी आपका ये पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ये रेस्पिरेशन मैंने बताया कि सम बैक्टीरिया में पाया जाए, कुछ बैक्टीरिया में, जैसे आपके दलदली मार्सी एरियाज में पाया, मार्सी एरियाज कहलाता कीचड़ वाला भाग, ठीक है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अदर और एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके ना के बराबर होते हैं। समझ में आया ना? इसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड C6H12O6 जो कि लिक्विड है, इसकी बॉडी में भी ये मटेरियल आपका लिक्विड फॉर्म में है। इधर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, केवल एनएरोबिक एंजाइम, जैसे मैंने बताया जाइमेज वगैरह आपका, ठीक है ना, ये प्रोसेस फर्मेंटेशन भी कहलाती है, तो वहां हम ईस्ट वगैरह की प्रेजेंटेशन कर देते हैं। समझ में है ना? तो ये आपका ऐसे ही आपका जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि कोई आपका ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन लग नहीं रही यहाँ पर, तो ये धीरे धीरे सड़ करके आपका क्या होता है, ब्रेक होता है, पड़ा रहेगा काफी समय तक, और फिर ये धीरे धीरे सड़ करके क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। तो छोटे छोटे पार्टिकल में जब ये कन्वर्ट होगा तो पहले ये कन्वर्ट होता है 2C2H5OH, इसे हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, लैक्टिक अम्ल या कि एथिल अल्कोहल, इस तरह का मटेरियल बनाता है। तो ये एथिल अल्कोहल बन गया। अब कार्बन देखो यहाँ कितनी है, 2 2 जा 4, और यहाँ कार्बन कितनी है, 6, अभी 2 कार्बन बची है ना, ठीक है ना, तो 2 कार्बन हम ऐसे निकालेंगे, 2CO2, ये हो गया 2CO2, वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा इसमें, एंड देन एनर्जी निकलेगी आपकी 2ATP, या हम 2ATP, या इसी को हम बोलते हैं 21 किलो कैलोरी एनर्जी। समझ में आ गया? क्या हो गया ये? चलिए, तो ये हो जाएगा 21 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है ना, 21 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। तो ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आता है सबसे अधिक एनर्जी किस रेस्पिरेशन में बनती है, तो सबसे अधिक एनर्जी आपकी कहाँ बनती है, आपका एरोबिक में, और सबसे कम एनर्जी किस में बनेगी, एनएरोबिक में। एनएरोबिक किस में पाया जाएगा, आपका बैक्टीरिया में। एरोबिक किस में पाया जाएगा, आपका बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, और आपका फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। समझ में आ गया ना, ये ऐसे। अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोगों में ये समझ में आ गया है कि हम लोगों में कितनी आपकी कौन सा रेस्पिरेशन पाया जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या पाया जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। कल मैंने एटीपी वगैरह भी बता दिया था ना एटीपी को। एटीपी क्या था हमारा, एटीपी क्या था,
एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपकी क्या कहलाती है? करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा मुद्रा के नाम से इसे जानते हैं हम। यस, जैसे आए ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो ऊर्जा मुद्रा एटीपी। जहां एटीपी है वहां एनर्जी है, और जहां एनर्जी है वहां कई काम हो सकते हैं। समझ में आया ना? तो इसे करेंसी ऑफ एनर्जी या ऊर्जा मुद्रा क्या बोलते हैं? ऊर्जा मुद्रा। ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा। मुद्रा पैसा कहलाता है। जैसे पैसा है तो सब कुछ है, सेम इसी तरह बॉडी में यदि एनर्जी है तो सब कुछ है। समझ में आया ना? एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो एटीपी का और फुल नेम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये मीन्स फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जब 3 होते हैं तब इसका फॉर्मेशन होता है। पहले ये होता है एएमपी, इसे हम बोलते हैं एडिनोसिन। ये एडिनोसिन आपका नाइट्रोजनस बेस है। आपको पता है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये पढ़ाए हैं मैंने आपको, ठीक है? डीएनए स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम में, ये मैंने सब पढ़ाया है। तो ये एडिनोसिन, एडिनिन या एडिनोसिन हम जो बोलते हैं, तो एडिनोसिन मोनो मतलब एक होता है, और पी मतलब फास्फोरस, तो फास्फेट करके बोलते हैं। तो इस तरह से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में जब अगेन एएमपी जुड़ता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो ये बनता है एडीपी। क्या बनता है? एडीपी। इसे हम बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट, समझ में आया ना? इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में अगेन एक और एएमपी जुड़ सकता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी। इसे हम बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया ना? अब आप चाहो कि एक और एएमपी इसमें जोड़ दो तो अब नहीं जुड़ेगी, ठीक है? क्योंकि जो एटीपी में फॉस्फेट को जोड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो 3 ही होती है। इसके बाद यदि और फॉस्फोरस है तो वो नया दूसरा एटीपी बनने लगेगा। समझ में ना? ये एक एटीपी है, दूसरा एटीपी बनने लगेगा, तीसरा एटीपी बनने लगा। तो ऐसे काउंट करते करते वो 38 आपके, एक ग्लूकोज के टूटने पर 38 एटीपी आपके बनेंगे। समझ में ना? एक एटीपी में जो एनर्जी मैंने बताई थी कल, वो आपकी 7 पॉइंट कितनी बताई थी? 6। यदि इसे हम 6 लगा है, यदि इसे हम राउंड फिगर में कन्वर्ट करना चाहें तो पूरा ये 8 हो जाएगा। समझ में है ना? अब जैसे हमने अभी एनाएरोबिक में बताया है कि 2 एटीपी बनते हैं, तो यदि हम 8 का 8 2 बार लें तो 8 2 जा कितनी आ जाएगी? 16 किलो कैलोरी। जबकि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? 21 किलो कैलोरी। तो ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे करोगे तो पूरा का पूरा आपका नहीं मिलेगा, वो अप्रोक्स मिला करता है। मैंने समझाया था, समझ में है ना? तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अभी ऐसे ही चल रहा है। समझ में आया ना? कुछ अपडेट यदि होगा आगे पीछे तो फिर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? तो ऐसे नेक्स्ट चलना। अब हम पढ़ते हैं इन ह्यूमन बॉडी में, इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट द विच रेस्पिरेशन? कौन सा? विच टाइप? एरोबिक। इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? एक वैज्ञानिक आते हैं सीजी कार्टर, ठीक है? सीजी कार्टर आपका ये वैज्ञानिक आता है। इस वैज्ञानिक ने ह्यूमन बॉडी में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो इस वैज्ञानिक ने ह्यूमन की बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है ना? जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 टाइप में डिवाइड होकर के कंप्लीट माना जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना? कौन से वैज्ञानिक? सीजी कार्टर। समझ में है ना? इन्होंने बोला है कि ह्यूमन बॉडी में एक रेस्पिरेशन को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, और एक होता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ में आ गया?
ये, इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल को बोलते हैं हम बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। इसे हम बोलेंगे अंतः श्वसन, ये हो जाएगा अंतः श्वसन। और ये हो जाएगा कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। हमारी बॉडी में 3 टाइप का श्वसन देखने को मिलता है जो एरोबिक ही है और 3 स्टेप में डिवाइड हो गया है, तो इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रकारों में डिवाइड कर देते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर। समझ में आया ना? अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या कहलाता है। एक्सटर्नल तो जो रेस्पिरेशन में हम ब्रीथिंग पढ़ते हैं ना, तो ब्रीथिंग को ही हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ देखना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है आपका ऐसा रेस्पिरेशन कि जब आपका आउटर एटमॉस्फेयर, जब आपका गैसेस का एक्सचेंज ह्यूमन बॉडी के अंदर बोले तो लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच जब गैसों का एक्सचेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन क्या है? अंदर से CO2 को छोड़ना और बाहर से O2 को लेना, ठीक है ना। और यही O2 जा करके फिर क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें वातावरण और फेफड़ों के बीच आपका क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे देखना, ये है आपके लंग्स, ये आपके जैसे ये लंग्स मैंने बना दिए, ये लंग्स, ये आपके इस तरह आपके ये आगे चल करके ये बनेंगे नॉस्ट्रिल, ये नॉस्ट्रिल, और ये है हमारा, ये आपका जैसे लंग्स, और ये है हमारी, ये हमारी बॉडी है, लंग्स बने हुए हैं, और ये नाक के थ्रू ये हमारा चारों तरफ का इन्वायरमेंट है। तो बाहर से ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं? लंग्स के अंदर तक ले जा रहे हैं, और लंग्स के अंदर जो आपकी प्रेजेंट हो गई है CO2 उसे हम क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। तो ये है आपका आउटर, आउटर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है ना। बोले तो बाहरी वातावरण, तो बाहरी वातावरण और लंग्स, ये है आपके लंग्स। तो लंग्स, तो जब आपका यहां से निकलेगा CO2 और यहां से आएगी आपकी O2, समझ में? जब गैसेस का एक्सचेंज वातावरण और फेफड़ों के बीच होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल बोले तो बाहरी वातावरण से संबंध रख रहे हैं कि नहीं हम अपनी बॉडी का, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। व्हेन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड एनवायरनमेंट, जब गैसेस का एक्सचेंज लंग्स और बाहरी वातावरण या बाहरी इन्वायरमेंट के बीच में होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलें। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन में जैसे ये हमारे लंग्स हैं, ये आपके लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, लंग्स में आपकी आ चुकी है O2, ये आपकी O2 भरी हुई है, ठीक है ना। ये आपकी क्या होती हैं? आपकी ये ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी वेन्स में जो आपकी आगे चल करके डिवाइड होती हैं, कैपिलरीज वगैरह में ये डिवाइड होती हैं। तो इन ब्लड सेल्स में आपका ब्लड बहता है। क्या बहता है? ब्लड, ठीक है ना। और ब्लड में आपका जैसे ये HbCO2, HbCO2 बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त। तो जब आपका गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स एंड आपका टिश्यू के बीच, लंग्स और ब्लड क्या है? एक सॉफ्ट टिश्यू है कि नहीं? ब्लड को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो जब गैसेस का एक्सचेंज लंग्स एंड आपका टिश्यूज के बीच में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका इंटरनल, क्योंकि ये दोनों लंग्स भी अंदर है और हमारा ब्लड भी अंदर है। तो अब अंदर ही बताना है हमें, अंदर कि जब रक्त और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, ये रक्त से CO2 निकल करके आपकी आ जाएगी लंग्स में, और लंग्स की CO2 भर जाएगी आपकी HbO2, शुद्ध रक्त बन जाएगा, और ये रक्त फिर आपका सेल, टिश्यू, ऑर्गन को ये दिया जाएगा। समझ में है ना। और ये रक्त के साथ ऑक्सीजन जा करके उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन करके ATP बना देगा, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन है कि व्हेन गैसेस एक्सचेंज व्हेन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑफ लंग्स एंड ब्लड, या हम ब्लड को टिश्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टिश्यू। जब गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज O2 एंड CO2 exchange between lungs and tissue, so this is called the internal respiration। समझ में है ना। जब फेफड़ों
और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान अंदर होता है तो उसे हम बोलते हैं अंतः श्वसन। क्या बोलते हैं उसे? अंतः श्वसन। समझ में आ गया? अब देखना, अब आता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आपको पता है कि ये ब्लड वेसल के थ्रू आपका ब्लड आपका फ्लो हो रहा है और इस ब्लड में आपकी है O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये ब्लड आपके हर ऑर्गन, जैसे ये लीवर बना दिया मैंने, तो लीवर में आपके ये टिश्यू है, ये क्या है? टिश्यू है। टिश्यू में आपकी ये सेल है, ठीक है ना। तो पहले ये ब्लड आपका पहुंचाया जाएगा ऑर्गन में, ऑर्गन से फिर आपका ये टिश्यू में, तो ये ब्लड आपका वहां O2 भेज देगा और वहां से CO2 आपका ले लेगा और वापस आ जाएगा। ब्लड क्या करता है? एक्सचेंज का कार्य करता है, ब्लड को पहुंचाने का, और वहां से जो आपकी वेस्टेज गैस होती है तो वहां से लेकर के और वापस आपका हार्ट तक से लेकर के और लंग्स से एक्सचेंज करके फिर से दोबारा उसको शुद्धि करने का कार्य करता है, परिवहन का कार्य करता है। जैसे बस चलती है ना, बस ने आपकी सवारी उतारी और फिर वो आगे चल दी, फिर वो सवारी ली, फिर वो छोड़ी, ये काम। तो रक्त का परिवहन, इसीलिए वो परिवहन कहलाता है। रक्त क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेटर आपका कहलाता है, कि ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। कहीं एक जगह से चीज लेगा तो दूसरी जगह पहुंचाएगा, दूसरी जगह से लेगा तो फिर वो आगे की ओर पहुंचाएगा। समझ में है ना? सर्कुलेशन में ये हेल्प करता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन कहना चाहिए टिश्यू में पहुंची, टिश्यू से फिर आपकी पर्टिकुलर सेल में ये ऑक्सीजन पहुंच गई ऑक्सीजन। अब इस सेल में आपका न्यूट्रिएंट भरा है C6H12O6 का। बोले तो ये लिक्विड आपका भोजन जो खाया है तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो आपका लिक्विड भी पहुंचा दिया गया है ब्लड के थ्रू, आपका ये भोजन सेल के अंदर। अब ये O2 जैसे ही आएगा तो सेल में पाए जाने वाले जटिल भोज्य पदार्थ से रिएक्शन करके ये 6CO2 H2O 6H2O और आपका ये क्या बना देगा? ATP बना देगा। क्या बना देगा? ATP। तो जब सेल के बीच में when gases exchange between टिश्यू एंड सेल्स, जब टिश्यू और सेल के बीच आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है और O2 यूज होती है सेल के अंदर ऑक्सीडेशन करने में और देन रिलीज होता है ATP, तो वो आपका कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ में ना? जब गैसों का आदान प्रदान ऊतक और कोशिका के बीच होता है, ऊतक और कोशिका, ऊतक बोले तो रक्त, और रक्त कहाँ पहुंच गया? कोशिका के अंदर पहुंच गया, और क्या छोड़ दिया उसने? वहां O2 छोड़ दिया। अब कोशिका के अंदर यदि O2 पहुंच गई है तो O2 क्या करेगी? उस जटिल भोज्य पदार्थ को तोड़ेगी और क्या करेगी? ऑक्सीजन ATP बनाएगी। समझ में आया ना? तो इस 3 स्टेप से कंप्लीट होता है हमारा क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। यदि हम बाहर से अंदर ना लें तो भी कुछ काम नहीं होना, फिर अंदर से यदि हम आगे टिश्यू में ट्रांसफर ना करें तो भी काम नहीं होना, और टिश्यू से फिर सेल में यदि हम O2 को ना पहुंचाएं तो सेल के अंदर जो लिक्विड भोज्य पदार्थ है उससे एनर्जी कैसे बने आपकी? समझ में आया ना? तो ये आपके CG कार्टर जो हैं, इस CG कार्टर ने एरोबिक रेस्पिरेशन को 3 स्टेप में डिवाइड किया था और ह्यूमन में बताया था कि ह्यूमन में 3 टाइप का रेस्पिरेशन आपका होता है। एक तो एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर, जो कि तीनों को कंबाइन रूप से करे तो ये है एक तरह का आपका एरोबिक ही रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं हम। ये हो गया आपका। अब हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसनीय अंग। श्वसनीय अंग मनुष्य के जो मुख्य श्वसन अंग होते हैं वो क्या होते हैं? फेफड़े, 1 पेयर लंग्स। तो ये है आपकी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाएंगे 1 पेयर लंग्स, एक जोड़ी फेफड़े, 1 पेयर लंग्स, ठीक है ना? एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। यदि हम इसी तरह यहां पर पूछे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोले तो सहायक श्वसन अंग कौन कौन से हैं? सहायक श्वसन अंग में जैसे जब ऑक्सीजन अंदर जाती है और ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, अभी और बाहरी अंगों के रूप में यदि हम पूछ रहे हैं, अंदरूनी बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रिल। वेरी गुड। हाँ, और नॉस्ट्रिल से फिर कहाँ जाएगी आपकी गैस? ट्रेकिया। नाइस। और हाँ, एल्वुलाई, कुपिकाएं,
ठीक है, वो यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कहलाती हैं। चलिए, कोशिश की आप लोगों ने, बढ़िया है। देखिए, जो आपकी नोज है, नोज के ये टिप पर हमारे क्या होते हैं, 2 होल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 होल, जिन्हें हम नसा छिद्र कहते हैं। एक जोड़ी नसा छिद्र, एक जोड़ी बाह्य नसा छिद्र, ये बाहरी हैं। इसी तरह जब नीचे की ओर आपका जाता है तो अंदरूनी भी बोले जाते हैं। आंतरिक नसा छिद्र भी आपके, जहां पर ये खुलेंगे तो वो नीचे आपके ऐसे खुलते हैं, तो उन्हें हम इंटरनल नॉस्ट्रल बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये होते हैं एक जोड़ी नसा छिद्र या वन पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, वन पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, एक जोड़ी बाह्य नसा छिद्र। फिर आपकी क्या हो जाएगी, नेजल चैम्बर, नसा कक्ष, नेजल चैम्बर। ठीक है। इंटरनल नॉस्ट्रल, आगे आएंगे इंटरनल नॉस्ट्रल, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो। फिर आएगी आपकी क्या, फेरिंग्स। फेरिंग्स भी क्या लिखेंगे हम फेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स से हमें ये पता चलता है कि ये नसा ग्रसनी, नेजो मतलब नोज से, ठीक है ना, नाक से आपकी नाक से आपकी जब कोई चीज आकर के ग्रसनी में खुल रही है तो उसे हम बोलेंगे नेजोफेरिंग। और नाक से क्या जाएगा, खाना पानी तो जाएगा नहीं, नाक से क्या जाएगी, हवा ही जाएगी ना। समझ में है ना। फेरिंग्स को 2 जगह हम पढ़ते हैं। फेरिंग्स को एक जगह डाइजेशन में भी मैंने बताया था कि इसोफेगस के पहले फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे 2 होल बताए थे मैंने, एक ग्लॉटिस एक गलट बताया था ना। तो ग्लॉटिस बंद हो जाता है जब हम खाना खाते हैं, अभी हम सांस ले रहे हैं तो ग्लॉटिस खुलेगा। ठीक है। और जो गलट होता है, गलट आपका ऑल टाइम खुला रहता है, चाहे हम सांस लें या हम खाना खाएं या कि कुछ करें। तो ग्लॉटिस सीधे भोजन को स्टमक में भेजने का कार्य करता है। ठीक है ना। तो जब आपका ग्रसनी में भोजन आता है तो उसे बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरो मतलब ओरल पार्ट, ओरल बोले तो मुख से जो चीज जाती है, तो मुख से खाना पानी जाता है। तो खाना पानी जब आपका फेरिंग्स में पहुंचता है तो उसे बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। लेकिन अभी इस ग्रसनी में हम हवा दे रहे हैं तो इस फेरिंग्स को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग। समझ में आ गया ना। फिर होते हैं आपके ट्रेकिया, ये हमने बता दिया, ट्रेकिया हो गई। ठीक है ना। ब्रोंकस हो गए आपके, ब्रोंकस हो गए। और फाइनली आपके एयर सैक हो गए, एयर सैक। और एयर सैक में भरी होती हैं एल्वियोलाई। ये हमारे सहायक श्वसन अंग होते हैं जो बाहर से ऑक्सीजन को अंदर ले जाने में काम करते हैं। और जब अंदर ऑक्सीजन हो गई तो फिर ब्लड फिर आगे उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ब्लड हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले बाहर से अंदर कैसे ले आए, तो बाहर से अंदर कैसे आए आपकी एयर, ये पहले हमें बताना है। तो इनमें हम ऐसे सारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में हम इसे बोल सकते हैं। समझ में आया ना। तो ये है, ये जो मैंने एल्वियोलाई लिखा है यहाँ पर, एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई जो लिखे हैं ये अभी बताती हूँ मैं। एल्वियोलाई या इन्हीं को हम बोलते हैं वायु कूपिकाएं। ये क्या होती हैं, ये यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कहलाती है। रेस्पिरेशन, श्वसन की इकाई किसे कहा जाता है, तो श्वसन की इकाई वायु कूपिकाओं को कहा जाता है। समझ में आया। श्वसन की इकाई क्या है, वायु कूपिकाएं, जो लंग्स में भरी होती। कितनी है हमारी बॉडी में ये वायु कूपिकाएं, लगभग एक लंग्स में हमारे 150 मिलियन, 150 मिलियन एक लंग्स में, 2 लंग्स में 300 मिलियन समथिंग है। ठीक है। एक एयर सैक में इनकी नंबर 3 से 4 है। एक एयर सैक में जो भरे होते हैं ये 3 से 4 भरे होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो ये मेन श्वसन अंग आपके क्या है, लंग्स हैं। और सहायक श्वसन अंग में आपके जो रास्ता प्रदान करते जा रहे हैं वो नाक है, फेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ये सब आपके आगे आएंगे। ठीक है। यहाँ एक चीज और देखना, जैसे आपका फ्रॉग आता है, फ्रॉग अभी हम ह्यूमन में पढ़ाए हैं। तो ह्यूमन में तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं आपके, लंग्स ही होते हैं। फ्रॉग में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, बात नहीं पीछे बात नहीं। फ्रॉग में, मेढक में श्वसन अंग क्या क्या रहेंगे बताइए। स्किन रहेगा, हाँ स्किन रहेगा, और
स्किन बताया आपने, सही है, और लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं। बस, वेरी गुड। अब आगे ना बढ़ना, 3 ही होते हैं, क्योंकि आपके जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन 3 टाइप के देखने को मिलते हैं, 3 तरह के मुख्य श्वसन अंग देखने को मिलते हैं। तो फ्रॉग में सबसे अधिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलते हैं, इसलिए आपका ये थोड़ा सा फेमस है। एक तो होता है इसमें, क्या होता है, लंग्स, लंग्स भी पाए जाते हैं, लंग्स के थ्रू भी इसमें रेस्पिरेशन होता है। इसमें स्किन के थ्रू भी होता है, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। स्किन को बोलते हैं हम कुटेनियस, जब स्किन के द्वारा करता है तो कुटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है, त्वचीय श्वसन इसे कहा जाता है। कुटेनियस, जैसे स्किन ना लिखे तो स्किन को ही बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन, समझ में ना, इंपॉर्टेंट है ये। और गिल्स के थ्रू भी आपका गिल्स के जो होते हैं, गिल्स फेफड़े जिन्हें हम बोलते हैं, तो गिल्स के थ्रू भी आपका फ्रॉग क्या करता है, आपका रेस्पिरेशन करता है। अब आप बताओ कि जैसे ये नॉर्मल हमारा फ्रॉग इधर उधर है, तो वो किस समय किस ऑर्गन का काम करेगा, किस श्वसन अंग का कार्य करेगा? लंग्स करेगा। नॉर्मल अवस्था में इधर चारों तरफ अभी घूमता फिरता कहीं मिल जाए आपका, घरों की दीवारों के आसपास भी ऐसे, तो लंग्स के थ्रू। एडल्ट जो होता है, एडल्ट आपका फ्रॉग नॉर्मल तो आपका लंग्स के थ्रू ही करता है। कुटेनियस रेस्पिरेशन कब करता है आपका? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है। हाँ, क्या होता है? गिल्स, आपको पता है कि मेढक डायरेक्ट आपका न्यू फ्रॉग नहीं बनाता है, मेढक आपका लार्वा बनाता है, जिसे टेडपोल लार्वा कहते हैं। मेढक का जब आपका फर्टिलाइजेशन, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, अपने अंडे वो जल में जाता है देने के लिए, वहां आपका स्पर्म निकलते हैं, उनसे फ्यूज होकर के फिर एग आपका मैच्योर होकर के जब टूटता है, तो आपका ये जैसे आपका क्या है, ये जैसे आपका ये जैसे समझ लो, ये आपका क्या बना दिया मैंने, ये फ्रॉग बना दिया, ठीक है ना। ये आपका जैसे ये फ्रॉग बना दिया, समझ लेना, ठीक है, ऐसे समझ लो आउटर फॉर्म में। तो ये आपका ये ऐसे ये एग निकालते हैं, मेल आपके गैमीट आपके जैसे इससे फ्यूज होकर के ये जाइगोट बनाएंगे। ये जाइगोट से आगे चल करके आपका ये मैच्योर जब आपका हो जाएगा, तो आगे चल करके इससे डेवलप होगा एक तरह का एक न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बोलेंगे क्या, लार्वा। क्या बोलेंगे? लार्वा। ये कहलाता है आपका टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा। जैसे आए टेडपोल लार्वा, किसका लार्वा है? तो मेढक का है, ठीक है। हाँ, लार्वा जरूर वो बनाएंगे, वो डायरेक्ट ऐसा न्यू फ्रॉग नहीं, जैसे छोटे छोटे से हम मेढक देखते हैं ना बाहर, तो वो पहले आपका ये बनता है, और फिर जब धीरे धीरे वो विकसित हो जाता है, तब वो एक आपके छोटे से इस तरह फ्रॉग में कन्वर्ट होकर के वो जंप करके आता है आपका बाहर। समझ में आया ना? तो वो जो इतना छोटा है, तो आप ये समझो कि ऐसा नहीं कि फ्रॉग ने बस इतने छोटे बच्चे को जन्म दिया है, नहीं, फ्रॉग आपका ये जन्म देता है, ये टेडपोल लार्वा। और ये लार्वा आपका कहाँ रहता है? पानी में ही रहता है। कहाँ रहता है? पानी में। क्यों रहता है? क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, उसमें ना तो लिम्स बने हैं, ना फोर लिम्स, ना हैंड लिम्स बने हैं, ना बॉडी उसकी थोड़ी हार्ड हुई है, ठीक है ना, बिल्कुल चिकनी है, पतली है। और कहना चाहिए फिन ये आपकी टेल पाई जाती है मोशन करने के लिए, जैसे मछली तैरती है ना, अपनी टेल का यूज करती है ये। अब जब ये पानी में रहेगा, तो आपको पता है कि पानी में तो लंग्स काम करेंगे नहीं, पानी में क्या काम करते हैं? पानी में गिल्स काम करते हैं। तो इसलिए टेडपोल लार्वा जब तक पानी में रहता है, तब तक वो गिल्स के थ्रू आपका रेस्पिरेशन करता है। और जैसे ही ये टेडपोल लार्वा आपका एडल्ट हो जाता है, एडल्ट बोले तो आपका फ्रॉग में, आपके छोटे से फ्रॉग में, स्मॉल फ्रॉग में आपका जब कन्वर्ट हो जाता है, वो जंप करके पानी से पृथ्वी में आ जाता है, तो फिर इसके लंग्स आपके काम करने लगते हैं। वो पानी से तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उसके लंग्स नहीं बन जाएंगे। फिर गिल्स का काम आपका 0 के बराबर होने लगता है फिर। हाँ, पूंछ खत्म हो जाती है, वो लिम्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन आप देखते हो कि एडल्ट फ्रॉग भी आपका क्या होता है?
पानी में जाता है, दोबारा जाता है, तो उसमें वो आपका गिल्स ही वहां पर काम करे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होते कहना चाहिए, लेकिन ये मेन गिल्स जो काम करते हैं ये लार्वा में आपके ज्यादा, लार्वा में कोई लंग्स नहीं होता, लेकिन जो एडल्ट होता है उसमें गिल्स और लंग्स आपके दोनों काम करते हैं। समझ में आ गया ना, क्लियर है। तो और तीसरा ये जो आपका है ये कुटेनियस रेस्पिरेशन, ये आपका कब देखने को मिलता है, तो ये आपका मिलता है देखने को आपकी असामान्य परिस्थितियां जब होती हैं, ठीक है। असामान्य परिस्थितियां बोले कि फ्रॉग के अकॉर्डिंग जब आपका वातावरण नहीं रहता, परिवर्तित रहता है, परिवर्तित बोले तो आपका चेंज कैसे, आपका जैसे गर्मी के सीजन में बहुत अधिक गर्मी हो गई, अब उतनी गर्मी को वो सह नहीं पा रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, आपका बिल के पास आपका छिप जाएगा, या तो पानी में जंप लगा देगा तो वो फिर आपका गिल्स के थ्रू करने लगेगा, लेकिन यदि वो बिल के अंदर छिप गया गर्मी से बचने के लिए, और या कि बहुत अधिक ठंडी है तो ठंडी से बचने के लिए, तो जब बिल के अंदर आपका चला जाएगा तो बिल आपका क्या है, ये बंद है, बंद गुफा है। अब जितनी आपकी खुले में आपकी ऑक्सीजन मिलेगी उतनी बिल के अंदर थोड़ी आपकी मिलेगी ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो जब वो बंद सी गुफा के अंदर आपका पहुंच जाता है तो वहां ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, कम होता है, इसलिए फिर जितनी भी उसे ऑक्सीजन आपकी चारों तरफ वो फैली होती है तो वो अपनी स्किन के द्वारा, चारों तरफ से स्किन के द्वारा वो O2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्योंकि वो लंग्स के नॉस्ट्रल के थ्रू लोगी तो लेगा तो नाम मात्र की आपकी ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, बिल्कुल ना के बराबर। और जब वो पूरी स्किन का यूज करेगा तो पूरी स्किन का यूज करके वो चारों तरफ से आपका जितना भी उस होल के थ्रू आपकी जा रही होगी ऑक्सीजन, पूरी की पूरी ऑक्सीजन को वो अपनी पूरी बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा, तो उसे हम बोलते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन। जब ये आपका कब करता है, ये विंटर सीजन में, ये आपका विंटर, इन अ विंटर और आपका समर, विंटर और समर के थ्रू आपका ये करता है, ये तीसरे प्रकार का स्किन के द्वारा। जब आपका विंटर में करता है, विंटर में करता है तो इसे हम बोलते हैं हर्विनेशन, क्या बोलते हैं, हर्विनेशन। और समर में करता है तो इसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन, क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। समर के समय जब स्किन के थ्रू आपका रेस्पिरेशन करता है तो इसे बोलते हैं एस्टिवेशन, और ठंडी, बहुत अधिक ठंडी से बचने के लिए बिल में छुप जाता है और फिर वहां श्वसन करता है तो उसे बोलते हैं हर्बिनेशन, ठीक है ना। तो विंटर और समर से आप ये ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कुटेनियस आपका कब देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, आगे चलो। बाकी फिश में तो आपको पता ही है, फिश में आपका किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू ही है, क्योंकि फिश क्या है आपका एक्वाटिक एनिमल है, और फ्रॉग आपका क्या है, आपका एम्फीबियंस है, उभयचर है, वो जल और थल दोनों में रहता है। समझ में आया ना। जो एप्स होते हैं, एप्स पक्षी, पक्षी जगत जो होते हैं, पक्षियों में किसके थ्रू होता है, एयर सैक, किसके थ्रू होता है, ये आपके एयर सैक बनते हैं, एयर सैक, एयर सैक। ये आपके एयर सैक जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं इनमें, एयर सैक, ठीक है। ये जैसे आपका गुब्बारा होता है ना, बैलून्स होता है, फुलाते हैं हम, ऐसे इसमें बड़े बड़े एयर सैक पाए जाते हैं। दो बड़े बड़े एयर सैक पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी होती है, और ये हल्के होते हैं, सॉलिड नहीं होते। लंग्स में बोन होती है, और बोन क्या होती है, हैवी होती है। और पक्षी को तो उड़ना है तो उसकी वैसे ही बोन भी आपकी कैसी होती है, होलो होती, खोखली होती हैं और हल्की होती हैं, इसलिए वो उड़ सकता है। और हमारी बोन खोखली नहीं है, हमारी बोन आपकी क्या है, सॉलिड है, इसलिए हमारी बोन भारी होती है। और पक्षियों की बोन कैसी होती है, खोखली होती है, हल्की होती है, जिसकी वजह से वो उड़ सकता है। तो इसमें आपके एयर सैक पाए जाते हैं, वायु कोष पाए जाते हैं, जिनके थ्रू आपका ये क्या करता है, आपका रेस्पिरेशन करता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। रेप्टाइल्स वगैरह में लंग्स के थ्रू होगा, ठीक है। बाकी एप्स के बाद मैमल्स आएंगे तो उनमें लंग्स के थ्रू ही होगा, ठीक है। आगे चले, चलिए अब आते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेशन में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम बनाते हैं, एक आपका ये डायग्राम बना लेना है आपको, ठीक है। ये डायग्राम बनाती हूं मैं, तो डायग्राम बनाना है आपको। क्या है,
इनमें देखिए ये आपके किस में आएंगे, आर्थ्रोपोडा वगैरह में आते हैं, बुक लंग्स वगैरह इनमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बुक लंग्स वगैरह। वो आपके जैसे आपके गिल्स होते हैं ना, पेपर जैसे कॉपी के पन्ने ऐसे पलटते हैं, इस तरह आपके कुछ होते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रॉन फिशेस है, कुछ में गिल्स भी पाए जाते हैं, कुछ में बुक लंग्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वो रेस्पिरेशन का वर्क करते हैं। जैसे ट्रैकिया ट्यूब आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपका किसमें, आपका कॉकरोच में, कॉकरोच में, कॉकरोच में आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखिए, तो कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ट्रैकिया ट्यूब, ट्रैकिया ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब भी बोल सकते हैं या ट्रैकिया ट्यूब, ट्रैकियल या कि ट्रैकिया, ट्रैकिया ट्यूब के द्वारा होता है। इसमें किसमें, कॉकरोच का पूछा जाता है, ये समझ में है ना। जो आपका कॉकरोच है, कॉकरोच का जो जोलॉजिकल नेम है वो क्या कहलाता है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या कहलाता है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, इसका ये जोलॉजिकल नेम है, ठीक है। तो आगे ये अब जो नॉन कॉर्डेट हैं उनमें थोड़ी आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम ये बताते हैं, ये ऐसे जैसे आपका एक लंग्स में मैंने भरा है, इसी तरह आपका इसमें भी होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें बनाया है इसी तरह आपका इसमें भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका कैसे हमें ये डायग्राम बना लिया आपने, बन गया है सबका डायग्राम। और नीचे क्या रहता है हमारा, नीचे डायफ्राम, नीचे आपका क्या बना है, ये नीचे डायफ्राम, देखो ये आपका बनेगा डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर ही आपके क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, ये बना हुआ है डायफ्राम। और डायफ्राम के नीचे जो होता है, डायफ्राम के नीचे आपका एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाए, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये पढ़ाए हैं। तो ये है आपका डायफ्राम, डायफेरगम, डायफेरगम, डायफ्राम पढ़ते हैं, स्पेलिंग ये लिखते हैं डायफेरगम, समझ में आया ना। तनु पट्टे, हिंदी में बोलते हैं तनु पट्टे से। तो इस तरह आपने डायग्राम बनाया,
बताऊं आगे, नाम लिखना बताऊं? देखो लेबलिंग करना है आपको, ये लेबलिंग करना है आपका, ठीक है, ये लेबलिंग रहेगा। यहाँ भी आपके ये 2 छोटे छोटे से होल रहेंगे, ठीक है। देखना ये आपके कहलाएंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, बाह्य नसा छिद्र, बाह्य नसा छिद्र, हिंदी में भी आप लिख सकते हो, ये हम लिखेंगे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, लिख गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। इन्हें हम बोलेंगे, ये देखो जो हमारी नाक है, नाक तो एक ही है लेकिन बीच में ये कार्टिलेज पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? कार्टिलेज, जिस जो नाक को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। तो ये जो पीला बना है ये कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज बीच में पाया जाता है जिससे हमारी नाक एक कक्ष ये और एक कक्ष ये, इसमें 2 भागों में बट गया। इन्हें हम बोलते हैं नेजल चैम्बर। क्या बोलते हैं? नेजल, नेजल NA है ये, नेजल चैम्बर, हिंदी में बोलते हैं नसा कक्ष, नसा कक्ष, नशा कक्ष, नाक के कक्ष। तो नाक का एक है दायां कक्ष और एक है बायां कक्ष, समझ में आया ना? और ये आपका क्या है? कार्टिलेज, जो बीच में आपका ये है पट, नेजल सेप्टा। क्या बोलेंगे? नेजल सेप्टा, जो आपका ये येलो से मैंने बनाया है, येलो से, या कि ये लो थोड़ा सा मैं ये बना देती हूँ, ये ऐसा, ये ब्लू ब्लू कर दिया है, ये आपका कहलाता है नसा पट्ट, जो कि नाक को 2 भागों में बांटने का कार्य करता है। इसे हम बोलते हैं नेजल सेप्टा, नेजल सेप्टा या नसा पट्ट, हिंदी में लिख सकते हो आप नसा पट्ट, जो कि नाक को 2 भागों में बांट रहा है। एक तो राइट नेजल चैम्बर और एक आपका लेफ्ट नेजल चैम्बर। समझ में आया? अब देखना यहां आप देखना कि आपका ये नेजल चैम्बर पीछे की तरफ आगे खुलता है, ये 2 होल में फिर से, एक इधर एक इधर, इनको हम बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल नॉस्ट्रल, इंटरनल नॉस्ट्रल, ये हो जाएंगे इंटरनल नॉस्ट्रल, आंतरिक नसा छिद्र। इन्हें क्या बोलेंगे? आंतरिक नसा छिद्र। आंतरिक नसा छिद्र के बाद आप आएंगे तो नीचे का भाग ये कहलाएगी आपकी फेरिंग्स। क्या कहलाएगी? और कौन सी फेरिंग्स? नेजो, नेजो फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स, नसा ग्रसनी, ये हो जाएगी नसा ग्रसनी, ठीक है, नसा ग्रसनी, ये हो जाएगी नसा ग्रसनी, नसा ग्रसनी। अब देखना ये नसा ग्रसनी में ये जो आपका होल है, ये आपका खुला हुआ है, ये होल, ये क्या हो गया? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा कि नहीं आ रहा? ये देखो ये जो बीच में ये खुला हुआ है ना, यहाँ आपका क्या था? ग्लॉटिस था, ये ग्लॉटिस, ठीक है। तो ग्लॉटिस में जब ढक्कन ढक जाता है तो वो एपिग्लॉटिस ढक्कन कहलाता है। जब खाना आता है तो वो ऐसे बंद रहता है, लेकिन अभी हवा आ रही है तो इसलिए ये ग्लॉटिस पोर्शन आपका खुला हुआ है। ये यहाँ हम लिख सकते हैं ग्लॉटिस। क्या लिख सकते हैं? ग्लॉटिस। ये आपका यहाँ पर ग्लॉटिस पाया जाएगा, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के बाद फिर आपकी देखो ये बनी है ऐसे, मैंने इस तरह डिवाइड करके ऐसे ऐसे बनाया है, ये ऐसे 2 पार्ट में, ये ऐसे बना है ना, बीच में आपका बिल्कुल सीधी आपकी ये खुली हुई है ये। तो ये जो आपका ये बनाया मैंने ऐसे, आपका ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे 2 लोब के रूप में, जैसे अपन बनाते छोटा अनार का, ऐसे बनाते ना, है ना, वैसे ही शेप में, बस आगे नहीं बनाया है मैंने। बस इसी तरह आप प्रैक्टिस करो इसको बनाने की, ऐसे ये सी जैसा बनाने की। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो कहलाएगी, ये कहलाती है लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम बोलते हैं एक तरह से कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ भी, स्वर यंत्र भी बोलते हैं उसे, लैरिंग्स को। लैरिंग्स को कंठ भी बोला जाता है, और चूंकि लैरिंग्स से ही साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसे हम स्वर यंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र। तो यहाँ लैरिंग्स हमारे गले में, कंठ में आपका साउंड बनता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ होते हैं वोकल कार्ड। क्या होते हैं? वोकल कार्ड। ये होते हैं वोकल कार्ड, इसमें ये पाए जाते हैं वोकल कार्ड। वोकल कार्ड ये होते हैं, वाक तंतु जिन्हें हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक तंतु। तो ये होते हैं आपके वोकल कार्ड, वोकल कार्ड, वोकल कार्ड। इन्हें बताएंगे कि वोकल कार्ड कैसे कैसे होते हैं। वोकल कार्ड समझ में आ गया? अब देखना लैरिंग्स आगे चल करके किसमें खुल रही है? एक लंबी ट्यूब,
एक लंबी ट्यूब में आपकी जो 10 से 12 सेंटीमीटर आपकी ये ट्यूब बनी है, इस ट्यूब में खुल रही, वो इस ट्यूब को ऐसे फैला के रखे हुए हैं। इनके बीच में भी आपके ऐसे कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज आपके ये पाए जाते हैं, जो कि इस ट्रैकिया को ऐसे आपके रखते हैं। यदि आपका जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी नशेनी होती है चढ़ने के लिए, तो उसमें जो बीच में दोनों पिलर के बीच में ऐसे आपका ये बना होता है, ठीक है। यदि ये बीच में ना हो तो दोनों स्टैंड चिपक जाएं, ऐसे जुड़ जाएं। सेम इसी तरह यदि हम ये जो ग्रीन कलर के ये बनाए हैं, यदि ये ना बने तो ये रेड रेड पोर्शन आपका ऐसा जुड़ जाए, और बीच में जो ये खाली कैविटी बन रही है ये ना रहे। और जब ये खाली कैविटी नहीं रहेगी तो जो ऑक्सीजन वहां से आना है, तो ऑक्सीजन को जाने के लिए, नीचे जाने के लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए दोनों स्टैंड को, ट्रैकिया को ऐसे खुले रखने के लिए बीच में ये क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं। समझ में आया ना, सी शेप कार्टिलेज, तो ये भी आपके कार्टिलेज होते हैं। और ये आपके जो रेड कलर में ट्यूब बनाई है, इसे बोलते हैं हम क्या, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये हो जाएगी आपकी ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया हो जाएगी ये ट्रैकिया, या इसी को हम बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं, विंड पाइप, विंड पाइप बोले तो वायु नली। इशोफेगस को मैंने बोला था फूड पाइप, और इसे हम बोल सकते हैं विंड पाइप, ठीक है ना, ट्रैकिया। और ये आपके सी शेप कार्टिलेज हैं। ये क्या है आपके, कार्टिलेज, कार्टिलेज हैं, ये कार्टिलेज हैं। ये देखना, ये आपके कार्टिलेज 14 से 16 तक इनकी नंबर रहेगी, और इसकी लेंथ जो ट्रैकिया है वो आपकी 12 सेंटीमीटर लगभग आपकी रहेगी। ये ट्रैकिया आगे चल करके जैसे ही आपकी थोड़ी गले के ऐसे नीचे थोरैक्स पोर्शन में आती है, तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाएगा आपका ये राइट ब्रोंकस, ये हो जाएगा राइट ब्रोंकस, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट ब्रोंकस। समझ में है ना, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। बोले तो दाहिनी श्वसन नली और बाईं श्वसन नली में ये डिवाइड हो जाता है। दाईं श्वसन नली राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में। समझ में ना, ये ब्रोंकस आगे चल करके खुलते हैं एक चौड़े से भाग में, जिसे हम बोलते हैं क्या, लंग्स। क्या बोलते हैं, लंग्स। तो ये आपका कहलाएगा राइट लंग, ये आपका राइट लंग, राइट लंग, ये हो जाएगा राइट लंग। और ये आपका कहलाएगा लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग, राइट लंग और लेफ्ट लंग, दायां फेफड़ा और बायां। देखना थोड़ा मैंने डायग्राम साफ करके और इसको ऐसा कुछ बनाया है, थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा राइट और लेफ्ट में। राइट हो गए, ये आपका राइट लंग है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट लंग है। राइट लंग थोड़ा ये ऊपर उठा है, और लेफ्ट लंग थोड़ी आपका क्या है, नीचे झुका है। इसका रीजन क्या है, क्वेश्चन आ जाए कि राइट लंग लेफ्ट लंग से बड़ा क्यों है, तो इसके दो रीजन है। क्या है, दो रीजन, ठीक है ना। देखना इसमें, ये मैंने डायग्राम जैसे ये बनाया, यहां मैं बता रही हूं, ये बात नहीं करेंगे। ये जैसे आपका राइट लंग है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट लंग है, ये आपका लेफ्ट लंग है। ये ऐसे डायग्राम बनाए। तो फर्स्ट रीजन है वेट का। सबसे पहले क्या है, वेट की। राइट लंग का जो वेट होता है वो ज्यादा 625 ग्राम होता है। एक तो पहला रीजन ये कि ये, और जबकि इसका वेट जो होता है 575 ग्राम। तो सबसे पहले राइट लंग का वेट ज्यादा होता है, इस वजह से वो बड़ा है, इसलिए वो ऊपर थोड़ी उठा हुआ है, ठीक है। और राइट लंग लेफ्ट लंग आपका क्या है, उसका वेट कम होने की वजह से वो नीचे झुका है। दूसरा रीजन है कि जो ह्यूमन का राइट लंग होता है उसमें कितने लोब पाए जाते हैं, 3 लोब पाए जाते हैं। कितने लोब पाए जाते हैं, 3। जो 4 लोब होते हैं वो रैबिट के राइट लंग में होते हैं। यदि आए कि खरगोश और मनुष्य के फेफड़ों में क्या अंतर है, तो खरगोश और मनुष्य, इस चीज को ध्यान में रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। इस चीज को जो मैं बता रही हूँ इसको ध्यान में रखना कि जो ह्यूमन का राइट लंग होता है उसमें 3 लोब होते हैं। ये आपका एंटीरियर लोब, इसे हम बोलेंगे एंटीरियर लोब, इसे बोलेंगे हम मिडिल लोब, और ये बोलेंगे हम पोस्टीरियर लोब। समझ में है ना, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। समझ में है ना। जबकि आपका जो लेफ्ट लंग है, ये लेफ्ट लंग जो है आपका, ये 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में। एक होता है आपका एंटीरियर लोब, और एक होता है आपका क्या, पोस्टीरियर लोब। बोले तो अग्रभाग और पश्च भाग, ये ध्यान रखना आप। तो लोब किसमें ज्यादा है, लोब आपके राइट लंग में 3 लोब हैं, और आपके लेफ्ट लंग में कितने लोब हैं, 2 लोब हैं। समझ में आया ना, अब डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है।
और जो आपका मैंने यहाँ बताया अभी आपको, एक रैबिट की कंपेयरिंग करें, यदि रैबिट का हम लंग्स देखें तो रैबिट का लंग्स कैसा रहेगा, तो रैबिट का लंग्स रहेगा आपका, कैसा रहेगा आपका, ये देखना आप, रैबिट का लंग्स कैसा रहता है, एक रैबिट का लंग्स और ह्यूमन के लंग्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो हम बताते हैं इसमें। रैबिट का जो लंग्स होता है, ये रैबिट का लंग्स जो है ये ऐसे, ये रैबिट लंग्स है, यहां हम डाल देंगे रैबिट, जो कि मैमल्स में आता है, ठीक है। तो इसका राइट लंग, ये है राइट लंग और ये है आपका लेफ्ट लंग, समझ में, लेफ्ट लंग। तो इसका राइट लंग जो होता है ये 4 लोब में डिवाइड होता है, कितने लोब में, 4 लोब में, ये मैमल्स में आएगा। लेकिन आपका ह्यूमन का राइट लंग 3 लोब में और रैबिट का राइट लंग जो होता है 1, 2, 3 और 4 लोब में, ठीक है ना। इसका बाकी ये वाला जो लोब होता है, ये लोब आपका कितने लोब में रहेगा, आपका कितने लोब में, 3 लोब में रहेगा, ठीक है ना। कहना चाहिए इसको, ये आपका ऐसे 2 ही रहेगा, कहना चाहिए इसमें बस डिफरेंस देखने को मिलता है, इसमें 3 लोब होते हैं और इसमें आपके 4 लोब होते हैं। बाकी ये आपका एंटीरियर लोब, ये आपका पोस्टीरियर लोब। इसके राइट लंग में लेकर के ह्यूमन और रैबिट में क्या होती है, डिफरेंस देखने को मिलता है। ह्यूमन का राइट लंग 3 लोबों में और रैबिट का राइट लंग जो होता है वो आपका 4 लोब में देखने को मिलता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। यदि आगे पीछे कहीं कुछ हुआ हो, ये चीज ह्यूमन में यदि आई हो तो आप ध्यान रख लेना कि ये रैबिट में है और वो आपका क्या है, ह्यूमन में है। समझ में आ गया, आगे चले, चलिए अब देखना आप कि ये मैंने आपको डायग्राम बनाया था, डायग्राम में आपको ये बता दिया मैंने कि ये आपकी क्या है, प्लूरल आपकी मेम्ब्रेन है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, पिंक की जो बनी है वो आपकी इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल स्पेस पाया जा रहा है और प्लूरल स्पेस में ये आपका लिक्विड भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। जब कभी कोई बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन करता है तो इस फ्लूइड की अमाउंट क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। आपका ऐसे आपका 100 ml 50 ml 10-20 ml और पता चलेगा और जितना ज्यादा इन्फेक्शन होता जाएगा उतना ज्यादा इसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो ये फेफड़ों का पानी बढ़ता जाता है, जिससे फेफड़ों का पानी बढ़ेगा तो सांस फूलेगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, गैस भरने के लिए जगह नहीं बचेगा, जबकि आपका लिक्विड आपका क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है। तो ऐसी बीमारी में आपको सांस में प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी, सांस, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं भर पाएगी, ऑक्सीजन नहीं भर पाएगी तो आपका सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, हार्ट की सेल क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, अटैक आ जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। समझ में ना। तो इस लिक्विड का बढ़ना ही कहलाता है प्लूरेसी, प्लूरेसी डिसीज। ये है आपकी प्लूरेसी, जो ये लिखी है मैंने, प्लूरेसी। लंग्स का यदि पानी बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लूरेसी डिसीज, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड के बढ़ने से प्लूरेसी डिसीज आपकी होती है। क्वेश्चन पाया जाता है, क्वेश्चन आता है लंग्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन का नाम क्या है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती, फेफड़ों में पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखना कैसे काम होता है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के थ्रू, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो एक्सचेंज आपका होता है आपका बिटवीन ऑफ लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपका स्टार्ट होगा बाय ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू। आपका ऑक्सीजन आपका कौन सी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा, किसके द्वारा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहलाता है, विसरण, क्या कहलाता है, विसरण। विसरण क्रिया के द्वारा ऑटोमेटिक हमें जाकर के ऑक्सीजन को पकड़ना नहीं पड़ता है कि आओ और हमारे अंदर प्रवेश करिए, ऑटोमेटिक गैसें हमारे अंदर आपकी आती, क्यों, क्योंकि विसरण क्रिया होती है, ठीक है। विसरण क्रिया आपकी कहलाती है अधिक सांद्रता से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपके गैसेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। When gaseous molecule transfer to high concentration to low concentration, this process is called the diffusion. समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह से हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, आउटर इन्वायरमेंट में, चारों तरफ आपकी ऑक्सीजन ज्यादा है कंपेयर टू इनर बॉडी से। समझ में है ना। हमारी अंदर की बॉडी से आपकी बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि बाहर हो रही है फोटोसिंथेसिस,
प्लांट क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो वो ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो वातावरण में आपके प्रेजेंट है क्या, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा, इसलिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, और जब बाहर ज्यादा होगी ऑक्सीजन तो अधिक सांद्रता से, ज्यादा अमाउंट ही सांद्रता कहलाएगी, तो कहना चाहिए अधिक सांद्रता से ऑटोमेटिक वो उस तरफ की ओर प्रवेश करेगी जहां पर कम है। समझ में है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर कम है, हमारी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा रहता है, तो सेम इसी तरह CO2 हाई कंसंट्रेशन टू बाहर क्यों निकल जाती है, क्योंकि अधिक सांद्रता से वो बाहर की ओर आ रही है कम सांद्रता की ओर। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से विसरण क्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन आपकी अंदर करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या होगी, बाहर आएगी। ये जब ऑक्सीजन आपकी अंदर आती है तो इस ऑक्सीजन के साथ साथ आपका क्या आता है, मेनी टाइप ऑफ ये गैसेस, इसमें O2 भी आएगी, इसमें डस्ट पार्टिकल भी आएगी, ठीक है ना, कुछ CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाएगी, सल्फर गैसेस वगैरह भी, ऐसे आपको मिक्सअप ऑफ गैस, मिक्सचर। हवा क्या है, एक मिश्रण में काउंट किया जाता है, हवा क्या होती है, मिक्सचर होती है, उसमें मैनी गैसेस होती हैं, मैनी डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस सब आपके मिले होते हैं। तो इस तरह से जब ये गैस आपके अंदर आती है तो अपने साथ और भी कई आइटम को लेकर के आती है। तो यहाँ आपको पता है, यहाँ आपके पाए जाते हैं हेयर, ये आपके ऐसे छोटे छोटे से नाक में 2-4 आपके यहाँ पर हेयर पाए जाते हैं, हमें दिखाई भी देते हैं कभी कभी, बहुत बारीक आपके हेयर पाए जाते हैं, नंबर में ऐसे ही छोटे अमाउंट में। तो ये हेयर करते हैं फिल्ट्रेशन का कार्य, इनका काम क्या है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन करना। फिल्ट्रेशन किसका, कि अनवांटेड चीज का, जो उपयोगी नहीं है उसको ये बाहर निकालने का काम करेंगे, और जो उपयोगी है उसे अंदर की ओर आगे ट्रांसफर करेंगे। तो इसलिए आपके ये हेयर पाए जाते हैं। जो भी CO गैस है, जैसे कार्बन मोनो है, सल्फर है, डस्ट पार्टिकल है, इनको ये यहीं पर रोक लेगा, इनको यहीं रोक लेगा, और जाने किसको देगा, केवल जाने देगा केवल O2 को। तो O2 को यहाँ ये आने देगा, बाकी चीजों को यहाँ रोकेगा। समझ में आ गया ना। यहीं पर आपकी एक पाई जाती है ग्लैंड, ये आपकी पाई जाती है ये ग्लैंड, ये आपकी सिबेसियस ग्लैंड, ये आपकी यहाँ पाई जाती है सिबेसियस ग्लैंड, जो म्यूकस चिपचिपा जैसा पदार्थ निकालती है। ठीक है, जब हम नोज का कचरा साफ करते हैं तो वो इसी ग्लैंड से निकलने वाला जो मोमीय पदार्थ होता है उसी को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। समझ में है ना। तो इस तरह से ये गैस का जो सीक्रेशन होगा वो चिपचिपा होगा, और ये चिपचिपा मटेरियल, ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, इनको क्या कर देगा, चिपका देगा, जिसकी वजह से ये एक ही जगह सेटल हो जाएंगे और फिर आपके अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो नोज में आपकी ग्लैंड होती है, ठीक है, ये आपकी सिबेसियस ग्लैंड मैंने बताया यहाँ पर, जो कि म्यूकस जैसा चिपचिपा मटेरियल आपका निकालती है, जो कि क्षनित पदार्थ को अपने साथ मिक्सअप करके उसे एक जगह आपका क्या कर लेती है, डंप कर देती है। समझ में आया ना। और बाकी आपकी जो O2 है, O2 आ रही है, यहाँ आएंगे इंटरनल नोस्ट्रिल, तो इंटरनल नोस्ट्रिल आगे आपकी फिल्ट्रेट ऑक्सीजन को पहचानेंगे कि कहीं कोई कचरा वचड़ा तो नहीं है। ठीक है, प्योर है तो ये आपकी हवा को यहाँ क्या कर देंगे, आने देंगे। ठीक है, अब कोई आपने देखा है कि फैक्ट्री वगैरह में जो वर्कर काम करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं कुछ पर्सन, ठीक है ना, दिन रात हम सिटी में रहते हैं और कितना धुआं वाहनों का, कहीं चारों तरफ का ये धुआं, डस्ट, धूल आपकी ज्यादा जाती रहती है। तो कहना चाहिए पूरी 100% तो फिल्टर नहीं होता है, पर फिर भी जितना हो सकता है वो आपका इतना होता है। ठीक है, अब 24 घंटे यदि हमें फैक्ट्री के पास रहना है तो आपका जो धुआं होगा तो वो कुछ ना कुछ तो आपका अंदर जाएगा। ठीक है, समझ में है ना। कोशिश वो अपनी पूरी करते हैं फिल्टर करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूरा 100% फिल्टर कर सके। ठीक है, तो ऐसे फिर ऐसी जगह पर जब हम ऐसा पर्सन यदि रहता है जहां पॉल्यूटेड पार्ट है, तो उनकी लंग्स में कहीं ना कहीं आपके ये डस्ट पार्टिकल वगैरह आपके जमा होने लगते हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी जाने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन आपकी नीचे आएगी, नीचे आपकी ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स एक आपकी रोड है, पाथ है, एक नली है जो कि एक सड़क का काम कर रही, कि सीधे ऑक्सीजन को आगे ट्रांसफर कर रही है, बाकी और वो कुछ कार्य नहीं कर रही। समझ में है ना। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन को लेकर के आएगी, और यहाँ ये होल मैंने बताया है, ये आपका जो होल है वो ग्लॉटिस, जो कि खुला है जब हम सांस लेते हैं, अभी सभी का खुला हुआ है। तो ये ऑक्सीजन आपकी नीचे आ जाएगी इस होल के थ्रू। नीचे देखेंगे तो आपकी ये ऐसे ये आपकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये इसको क्या बताया मैंने, ये
ये बताया मैंने, लैरिंग्स, क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, ये है आपकी लैरिंग्स। ये जो इस तरह आपकी ऐसे स्ट्रक्चर आपकी बनी हुई है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हिंदी में हम स्वर यंत्र बोलते हैं, या आपका क्या बोलते हैं, वाक यंत्र बोले तो जो आपका आवाज वगैरह, आपके वाक वगैरह प्रोड्यूस होते हैं वो यहीं से। तो इस तरह से ये स्वर यंत्र में आता है। ये स्वर यंत्र के दो कार्य हैं। कितने कार्य हैं, दो कार्य, दो फंक्शन करता है। एक तो देखो हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही, मतलब ये जो ऑक्सीजन आपकी आ रही है, ये ऑक्सीजन जो आपकी आ रही है, ये O2, तो O2 को देखो ये रास्ता दे रही है, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प कर रही है, खुली है, तो समझ में है ना। और वहीं पर ये जो आपके ग्रीन कलर के मैंने ये बनाए हैं, इनको मैंने बोला है वोकल कार्ड। क्या बोला है, वोकल कार्ड। वोकल कार्ड आपके दो जोड़ी होते हैं, एक आपके आगे के वोकल कार्ड, एक आपके पीछे के वोकल कार्ड, एंटीरियर वोकल कार्ड और पोस्टीरियर वोकल कार्ड, ठीक है ना। अग्रवाक तंतु और पश्चवाक तंतु। ये जो अग्रवाक तंतु होते हैं, ये वाले, ये अग्रवाक तंतु, ये कहलाते हैं फाल्स वोकल कार्ड। क्या कहलाते हैं, फाल्स वोकल कार्ड। ये वोकल कार्ड से हमारा साउंड नहीं बनता है, ठीक है ना। यदि ये वोकल कार्ड कभी खराब भी हो जाए तो हमारी आवाज में कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है, समझ में है ना। हमारे जो आवाज बनाते हैं वो ये बनाते हैं, ये पीछे के वोकल कार्ड होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रू वोकल कार्ड। क्या बोलते हैं हम, ट्रू वोकल कार्ड। सप्तवाक तंतु, सप्तवाक तंतु, तो साउंड जो बनती है हमारी यहीं से बनती, पीछे के वाक तंतुओं से बनती है, समझ में आया ना। पाए दोनों जोड़ी जाते हैं, लेकिन मेन वाक तंतु आपके पीछे हैं। यदि ये आपके डैमेज हो गए, यदि ये खराब हो गए तो आवाज नहीं बनेगी फिर। तो इस तरह से आपका जो लैरिंग्स होता है वो दो वर्क कर रहा है। एक आपका क्या करता है, हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, और दूसरा आपका कर रहा है साउंड प्रोड्यूसिंग का, साउंड प्रोड्यूसिंग का वर्क कर रहा है, स्वर उत्पन्न कर रहा है। लैरिंग्स के दो कार्य हैं, स्वर का उत्पादन करना। क्वेश्चन आता है स्वर उत्पादन अंग किसे कहते हैं, तो स्वर उत्पादन अंग आपका कंठ या कि लैरिंग्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें वाक तंतु पाए जाते हैं। किस वाक तंतु से हमारी वाक बनती है, आवाज बनती है, पीछे वाले, जो पीछे के होते हैं, समझ में है ना, जिन्हें हम ट्रू वोकल कार्ड कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे अब ये आपकी लैरिंग्स आगे चल करके, ये देखो ये लॉन्ग ट्यूब में खुलती है, जो आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहेगी। इसे हम बोलते हैं क्या, ट्रैकिया। क्या नाम दिया है इसको, ये पीली ट्यूब को ये नाम दिया है मैंने ट्रैकिया, या इसी को मैंने बोला था विंड पाइप। क्या बोला था आपका, विंड पाइप, हवा नली, विंड पाइप, और बाहर से हवा ही आ रही है, हवा में ऑक्सीजन आपकी आ रही। तो ये ट्रैकिया के चारों तरफ देखो, ये सी शेप आपके ग्रीन कलर के ये कार्टिलेज पाए जाते। कार्टिलेज जैसे ये नेल्स में हमारा कार्टिलेज है, सॉफ्ट होता है, बोन से थोड़ा सॉफ्ट होता है। कान में ये बाहर, कान ये ऐसे मोड़ लेते हैं ना अपने कान को, हम ऐसे चाहे जितना मोड़ना चाहे ये मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बोन नहीं है, यहाँ कार्टिलेज है। क्या है ये, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज आपका क्या होता है, सॉफ्ट होता है कंपेयर टू बोन के, समझ में ना। तो ये कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज ये पाया जाता है जो कि दोनों ट्रैकिया के दोनों स्टैंड को ऐसे फैलाए रखता है। यदि ये कार्टिलेज ऐसे बीच में, दोनों ट्रैकिया के बीच में ये कार्टिलेज, आपका जो पेन समझ लो, ये कार्टिलेज यदि ये ऐसा ना रहे, तो ये आपका ऐसा ना फैला रहे, ये हम गिरा देंगे तो ये आपका ये ऐसा आपका क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा तो हवा ऊपर की ऊपर रह जाएगी, नीचे की नीचे रह जाएगी। वो आपका क्या हो जाएगा, नली जाम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नली जाम हो गई। और नली जाम हो गई तो सांस में फिर आपकी प्रॉब्लम हो गई, आपकी एटीपी कुछ नहीं बनना है फिर, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आपका ये कार्टिलेज पाए जाते हैं। इनकी नंबर भी 14 से 16 तक आपकी कार्टिलेज की नंबर होती है। हाइलिन कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के भी प्रकार होते हैं। तो हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है, समझ में आया ना। यहां आकर के ट्रैकिया जब देखता है तो आपका दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। एक आपका बोलते हैं हम राइट ब्रोंकस, बोले तो दाई श्वसन नली, और बाई श्वसन। ब्रोंकस जो होता है, ब्रोंकस एक तरह की श्वसन नली ही है, ठीक है। ट्रैकिया हो गई मुख्य श्वसन नली,
और फिर ये आपकी हो गई ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, ये सहायक श्वसन नली कहलाती है या छोटी श्वसन नलिकाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से ये मुख्य श्वसन नली और फिर ये आपकी ये दूसरी सहायक श्वसन नली आपकी राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस बन गई। ये ब्रोंकस आगे चल करके लंग्स में खुलती हैं। किसमें खुलती हैं? लंग्स में। लंग्स, मनुष्य के लंग्स कैसे होते हैं? आपके स्पॉन्जी नेचर के, स्पंजी प्रकृति के होते हैं, जो आपके सिकुड़ते और फैलते हैं। अब आप देखो, यहां मैं बोल रही हूँ कि लंग्स स्पंजी नेचर के होते हैं, मीन्स वो ऑटोमेटिक आपके ऐसे सिकुड़ भी जाते हैं, वो ऑटोमेटिक आपके फूल भी जाते हैं। तो ये जो आपका सिकुड़ना और फैलना जो हो रहा है, वो एक तरह की क्या हो रही लंग्स में? क्या हो रही लंग्स में? ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हूं मैं? ये एक तरह से मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लंग्स में गति हो रही है कि नहीं? एक बार वो सिकुड़ रहा है, एक बार वो फैल रहा है। ये क्या हो रहा है? मूवमेंट। आपको पता है मूवमेंट किसके थ्रू होता है? बॉडी में जो मूवमेंट का वर्क करता है वो कौन करता है? मसल्स करती। अब क्वेश्चन यहीं पर आता है कि लंग्स में कितनी मसल्स पाई जाती, लंग्स में कौन सी मसल्स पाई जाती? तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि लंग्स आपके सिकुड़ रहे हैं और फैल रहे हैं, और पूछा जाएगा कि लंग्स में जो आपके सिकुड़ने फैलने की जो क्षमता आ रही है वो किसके द्वारा आ रही है? किसके द्वारा? डायफ्राम। और जैसे यहाँ हम मसल का भी आपको पता है ना कि जो गति होती शरीर में, किसी भी तरह की जो गति होती है वो गति आपकी किसके द्वारा होती है? पेशियों के द्वारा। तो लंग्स में भी गति हो रही है, एक बार लंग्स आपका सिकुड़ रहा है, एक बार फैल रहा है। ठीक है ना? आपके दिमाग के लिए थोड़ा सा मैं समझा रही हूँ कि आप देख रहे हैं कि जो लंग्स सिकुड़ रहे हैं और ऑटोमेटिक फैल रहे हैं, तो पेशियां तो होंगी वहां पर। तो क्वेश्चन यदि आ जाए कि लंग्स में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं या कितनी पेशियां पाई जाती हैं, तो पेशियां नहीं पाई जाती। लंग्स में किसी भी तरह की पेशियां नहीं पाई जाती हैं, और फिर भी लंग्स आपका सिकुड़ रहा है और फैल रहा है। देख रहे हो ना? और मैंने बताया बिना पेशियों के आपको सिकुड़न और फैलना नहीं होगा, गति नहीं होगी। तो लंग्स में जो गति हो रही है वो लंग्स आपके एक पिंजड़े के अंदर भरे रहेंगे, जिसे हम बोलेंगे लंग्स केज। क्या बोलेंगे? लंग्स के, फेफड़ों का जो पिंजड़ा, जैसे एक पक्षी को पिंजड़े के अंदर रख देते ना, तो जो पिंजड़ा है, पिंजड़े के चारों तरफ मसल्स पाई जाती हैं, ना कि आपका उस पैरट में आपकी पाई जा रही। कहना चाहिए लंग्स में आपकी पेशियां नहीं पाई जा रही हैं, लेकिन लंग्स जिसके अंदर भरे होते हैं वहां पेशियां पाई जा रही हैं। वहां पेशियों में आपका सिकुड़न और आपका शिथिलन होता है, जिसकी वजह से उसका दबाव आपका पड़ रहा है लंग्स में, और लंग्स भी आपका ऑटोमेटिक फिर क्या कर रहा है? सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आए कि लंग्स में कितनी पेशियां या कौन सी पेशियां पाई जाती हैं, तो लंग्स में कोई भी पेशियां नहीं पाई जाती हैं। समझ में है ना? लेकिन लंग्स जहां स्थित होता है उसके चारों तरफ पेशियां पाई जाती हैं, जिसके कारण वो उसका असर दिखता है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, यहां मैंने बताया कि आपकी ये ब्रोंकस है, इसे आप चाहें तो आप ये प्राइमरी बोल दो, प्राइमरी ब्रोंकस। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस, फिर ये डिवाइड हुआ तो इसे हमने बोल दिया सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर ये डिवाइड कर दो तो ये आपकी हो गई टर्सरी ब्रोंकस। ठीक है ना? ऐसे, या कि आपने एक को बोल दिया ब्रोंकस और इनको छोटी छोटी को ब्रोंकियोल्स। क्या बोल सकते हो? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकस और ब्रोंकस से छोटी, पहले ट्रैकिया, पहले आपकी रहेगी ट्रैकिया, फिर रहेगी आपकी ब्रोंकस, ब्रोंकस, और फिर रहेगी आपकी ब्रोंकियोल्स। क्या रहेगी? ब्रोंकियोल्स। तो ये सबसे पतली नली कहलाती है। ये मोटी, फिर ये मीडियम और ये पतली। तो कहीं कहीं डायग्राम में ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, और यदि आपको ऐसा नहीं बोलना तो प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, ऐसे भी बोल सकते हो आप, जैसा बोलना चाहो। क्या है? लंग्स आपके स्पॉन्जी नेचर के हैं, यहाँ भी आपकी सेल्स, यहाँ भी आपकी सेल्स पाई जा रही हैं। लंग्स की आपकी सेल्स होती हैं आपकी, समझ में आया ना? ठीक है? लंग्स के चारों तरफ आपकी बोन पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? बोन। ठीक है?
हाँ, केज बनता है वो आपका 25 बोन मैंने बताया है आपका, तो चारों तरफ बोन है। और बाकी ये नॉर्मल सोमैटिक सेल जो आपकी है ना, सोमैटिक सेल वगैरह मैंने बताया है, जैसे आपका किडनी इडनी ये सब बना हुआ है, ये आपके ऐसे हैं, बस ये आपके स्पॉन्जी होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन में भी आपके काउंट किए जाते हैं। लंग्स कभी भी सॉलिड नहीं होना चाहिए, लंग्स सॉलिड ठोस यदि हो गया तो ठोस हो गया तो फिर उसमें ये सिकुड़ने फैलने का काम बंद हो गया। ठोस कब होते हैं? बहुत अधिक धुआं वगैरह जाने से, बहुत अधिक आपका धुआं डस्ट जितना ज्यादा जाएगा, जो आपके सिगरेट धुआं आपका ये पीते हैं उनके अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जमा जमा हो करके आपका ये पूरा कार्बन भर देता है। कार्बन आपका किसमें काउंट किया जाता है? सॉलिड में। कार्बन काउंट किया जाता है सॉलिड में। तो फिर इस तरह से वो स्पंज आपके सिकुड़ने और फैलने की क्षमता क्या हो जाती? कम हो जाती है, और वो सॉलिड फिर कहे जाने लगते हैं। क्या कहे जाने लगते हैं? सॉलिड। अब जब ना वो सिकुड़ेंगे तो कैसे आपकी कहना चाहिए आपकी वो जो भरी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगी, और यदि वो फैलेंगे नहीं तो कैसे बाहर की ऑक्सीजन आपके अंदर आएगी? क्या लंग्स देखिए आपके खराब हो जाते हैं, जैसे कैंसर जैसी जब 4th स्टेज आती है कैंसर की, तो 4th स्टेज का कैंसर लंग्स कैंसर ही कहलाता है, ठीक है ना। थर्ड के बाद 4th, और खासकर यदि ब्रेस्ट कैंसर है किसी को तो तुरंत लंग्स को पकड़ता है, ठीक है। इसलिए यदि कहीं भी आपके ब्रेस्ट में यदि गांठ आई है तो डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप पूरा का पूरा रिमूव करवाओ, ठीक है। कभी भी आपका कैंसर ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, यदि कभी कभी आपके नेबर्स कभी ऐसे किसी को यदि देखो तो उसे आप सलाह दो, ठीक है, कि आप पूरा का पूरा निकलवाओ, ठीक है ना। गांठ बस निकलवाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इतना रिस्की होता है कि यदि एक सेल भी यदि वहां की बची तो वो फिर से इन्फेक्शन करता है और डायरेक्ट हमारे लंग्स को पकड़ता है। क्या पकड़ता है? लंग्स। और लंग्स का खतरनाक इसलिए है क्योंकि लंग्स की किसी भी ट्यूब के पास यदि ऐसी ये गांठ बन गई, ये ऐसी गांठें यदि बन गई, ये गांठें बन गई, तो ऑक्सीजन कैसे अंदर आपकी जाएगी और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी? और जब आपकी गैसेस का बंद हो जाएगा लेना देना, रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो डायरेक्ट आपका अटैक नहीं आ जाएगा। ऑक्सीजन अंदर टिश्यू ऑर्गन को आपका जाएगा ही नहीं, तो पूरा ये 4th स्टेज का कैंसर आपका कहलाता है। बहुत स्पीड में फिर ये फैलता है, ठीक है। इसीलिए लंग्स तक आपका कैंसर नहीं जाना चाहिए। लंग्स तक यदि कैंसर आपका पहुंच गया है, 3rd और 4th स्टेज आपकी बहुत ही टिपिकल स्टेज कहलाती है। इसमें पेशेंट के बचने की उम्मीद बिल्कुल आपकी 5-10% रह जाती है। 4th में तो रहती ही नहीं है, 3rd में ट्रीटमेंट चलाते रहते हैं, पर 3rd में भी आपका पॉसिबल नहीं होता। 1st 2nd तक इसका ट्रीटमेंट आपका पॉसिबल है। बदलने को देखिए, बदला ट्रांसपेरेंट अभी ऐसा देखा तो नहीं गया, हाँ रिमूव किया जा सकता है यदि बीमारी हाँ फिल्ट्रेशन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा। और यदि आपका खराब हो चुका है, जैसे कैंसर इस वाले लंग्स में है, इसमें नहीं है, पूरी रेयर डिसीज इसमें आ चुकी है और ये आपका सही है, तो इसको हटा दिया जाता है, निकलवा दिया जाता है, बिल्कुल निकल जाता है, ये निकलवा दिया जाता है। किडनी भी ऐसी होती है, ठीक है। और आर्टिफिशियल ट्रांसप्लांट वगैरह आपके होने को हो सकता है, पर अभी मैंने ऐसे केस अभी सुने नहीं है, ऐसे आपका अभी मैंने देखा नहीं है ना सुना है। पर होने को क्यों नहीं कर सकते, आजकल सब कुछ हो सकता है, समझ में। आर्टिफिशियल हार्ट लग रहा है, ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है। निकलना तो देखा है, तो जब निकलना देखा है तो जोड़ना भी होता होगा, समझ में आया ना। चलिए, और हो सकता है अपनी इस नॉर्मल सिटी में ना हो, छोटे बाहर आपके अच्छी जगह आपके ज्यादा हो, जहां ज्यादा फैसिलिटी हो, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे देखते हैं, बात नहीं आगे देखिए। तो मैंने ये बताई आपकी प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, समझ में है ना। ये पतली पतली नलिकाएं फिर आपकी खुलती हैं आपके ऐसे फूली हुई स्ट्रक्चर में। इन फूली हुई स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एयर सैक। ये आपके कहलाते हैं एयर सैक। क्या कहलाते हैं? एयर सैक। वायु कोष, वायु कोष, जैसे बैग है ना आपका, खाली बैग, और उसमें कई किताबें भरी हुई हैं, तो ये एयर सैक है। और इसमें ये भरी हुई है आपकी एल्वियोलाई। क्या भरी हुई है? एल्वियोलाई। तो जो आपकी ये ऑक्सीजन आ रही है, कुछ ऑक्सीजन इस लंग को, कुछ ऑक्सीजन इस लंग को, ये ऑक्सीजन आई, फिर ये ऑक्सीजन यहाँ गई, ये ऑक्सीजन यहाँ आई, और ये एल्वियोलाई जो होती है, एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, ये इतनी पतली मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन में आपके होल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं?
होल पाए जाते हैं। इन होलों को किस वैज्ञानिक ने देखा था? कुहन ने। इन्हें हम बोलते हैं पोर्स ऑफ कुहन। पोर्स ऑफ कुहन, क्वेश्चन ये आ सकता है पोर्स ऑफ कुहन कहाँ पाए जाते हैं? तो पोर्स ऑफ कुहन पाए जाते हैं एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन में। एल्वियोलाई जो वायु कूपिकाएं होती हैं उसकी चारों तरफ की झिल्ली में जो छेद पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कुहन। कुहन वैज्ञानिक नाम है और उस वैज्ञानिक ने एल्वियोलाई में इन छेद को देखा था, इसलिए इन छेद को बोलते हैं हम पोर्स ऑफ कुहन। पोर्स ऑफ कुहन। तो इस तरह से जब ऑक्सीजन आएगी तो आपको पता है कि मेम्ब्रेन, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ही आपकी क्या करती है, सेमी परमिएबल होती, यूजफुल मटेरियल को जल्दी लेती है, वो O2 को मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू आपकी लेगी ही लेगी। लेकिन ऑक्सीजन इतनी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और जल्दी से जल्दी भर जाए, इसलिए यहाँ पर ये होल पाए जाते हैं। तो ये होल के थ्रू जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आपकी यहाँ पर एल्वियोलाई में भर जाती है। समझ में है ना, इसलिए ये होल पाए जाते हैं ताकि काम जल्दी हो। समझ में है ना, बस इस तरह से आपका। और यही एल्वियोलाई में, यही आपकी एल्वियोलाई में पहले आपकी जो एल्वियोलाई थी, ये पहली एल्वियोलाई में ये एल्वियोलाई है, इनमें पहले भरी होती, ब्लड छोड़ता है इनमें CO2, ये CO2 भरी है। तो जैसे ही आपका ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन यहाँ भरेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका यही बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल इसी तरह ये इसी पाथ से होते हुए ये ऐसे आपकी इसी पाथ से होते हुए ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के थ्रू ये आपके बाहर कर दी जाएगी। ठीक है, ब्रीथिंग प्रोसेस कहलाती है। नोज के थ्रू ही बोले तो इन नसा छिद्रों के द्वारा ही हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, और डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही अंदर की गैस को हम क्या करते हैं, इसी पाथ के द्वारा बाहर निकालते हैं। समझ में आया ना। तो ऑक्सीजन जब आएगी तो ऑक्सीजन की देखो ट्रेकिया में आपकी बोले तो ब्रोंकस वगैरह में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है, तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन भरेगी। और इसके अंदर आपकी क्या भरी हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। क्या भरी हुई है ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भरी है। तो यहाँ आपकी CO2 भरी हुई है, ये CO2 भरी हुई है। तो यहाँ अधिक सांद्रता से ये निकल करके आएगी कम सांद्रता की ओर, और ये अधिक सांद्रता से कहाँ भरी जाएगी आपकी, अधिक से कम सांद्रता। तो एल्वियो इन एयर सैक में, ये जो एयर सैक है वो एयर सैक में जो एल्वियोलाई ये भरी हुई है तो इनमें भर जाएगी O2, ये आपकी भर जाएगी O2, और यहाँ जो CO2 भरी थी वो निकल करके आपकी आ जाएगी ब्रोंकस में, ब्रोंकियोल्स में। इस तरह से टर्सरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, ट्रेकिया से फिर ये CO2 आपकी लैरिंग्स से फिर CO2 आपकी नेजोफेरिंग्स से फिर आपका ये इंटरनल नॉस्ट्रल से नेजल चैम्बर, और नेजल चैम्बर से सीधे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के थ्रू आपकी बाहर कर दी जाएगी। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके जीव जंतु आपके निकालते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कौन करता है, प्लांट। हाँ हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तुम चाहे कुछ भी करो निकलेगी बाहर से, आपकी बाहर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और ली जाएगी आपकी O2। ठीक है ना, समझ में है ना। हम करते हैं एक्सरसाइज योगा वगैरह उसमें करते हैं, अभी मैं बताऊंगी आपकी ये कैपेसिटी वॉल्यूम वगैरह बताऊंगी, उसमें आपकी ये सब चीजें बताऊंगी मैं कि कैसे हम फोर्स के साथ ऐसे एकदम से खींचते हैं तो अधिक से अधिक आपकी ऑक्सीजन चली जाती है, और फोर्स के साथ ऐसे करते हैं, छींक लेते हैं, खांसते हैं, तो उसमें नॉर्मल सांस जो निकलती है उससे कई गुना ज्यादा बाहर निकल जाती है सांस, और वो जो सांस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली होती है, ऑक्सीजन वाली नहीं होती। समझ में आया ना। ठीक है, तो ऐसे आपका मैंने ये बताया कि ऑक्सीजन कैसे आ रही है। ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ है। क्या हुआ है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब गैसों का एक्सचेंज हुआ है इन्वायरमेंट टू आपका कहां पर, लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच आपका गैस का आदान प्रदान हो गया है। समझ में आ गया ना। ऑक्सीजन आपकी भर गई है आपकी एल्वियोलाई में। समझ में आ गया ना। अब ये एल्वियोलाई से ऑक्सीजन इंटरनल रेस्पिरेशन के द्वारा कहां जाएगी, ब्लड में।
कहाँ जाएगी? ब्लड में। अब लंग्स और ब्लड के बीच, जैसे ये HB है, ये HB इसके अंदर नहीं भरा रहता, ये आपकी ये ऐसे एयर सैक, तो इन्हीं मेम्ब्रेन के द्वारा आपकी ये O2 निकलेगी और HB के साथ जुड़ेगी, और HB के साथ जो CO2 है तो इसी मेम्ब्रेन के द्वारा ये CO2 आपकी यहाँ भर जाएगी। तो जब गैसों का आदान प्रदान आपका लंग्स और आपका ब्लड के थ्रू होता है तो इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन। और जब आपका ब्लड के साथ ऑक्सीजन आ गई, ये HbO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो ये ब्लड आपका बहना स्टार्ट किया, और बहना स्टार्ट किया तो पहुंचा आपका सबसे पहले लेकर के हार्ट, हार्ट से होता हुआ फिर आपके पूरे ऑर्गन में। तो आगे फिर हम ये सर्कुलेशन वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जितने भी ऑर्गन में पहुंचेगा तो ऑर्गन में आपको पता है कि ऑर्गन में आपकी क्या होती है, ये ऑर्गन है, जैसे समझ लो आपका लीवर है, और लीवर में ये हेपेटिक सेल है आपकी, तो हेपेटिक सेल में आपका ब्लड ने दे दिया O2, और ये O2 आ गई तो फिर हो गया आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, O2 सेल के अंदर भर गई तो ये O2 अब आपका ऑक्सीडेशन कर देगी न्यूट्रिएंट का, ठीक है, और ATP बना देगी। क्लियर है? इसे बोलते हैं हम क्या क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे हमें अभी इसमें इतना पढ़ना है, बाकी अभी और काफी चीजें हैं उसको मैं और बताती जा रही हूं, देखना। इसे अब हम हटाते हैं। नेक्स्ट देखना, जो आपका ऑक्सीजन आपका आता है, एक होता है पार्शियल प्रेशर। क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, ये आपका कहलाता है क्या? आंशिक दाब। तो आंशिक दाब पूछा जाता है, आंशिक दाब। जैसे O2 का पार्शियल प्रेशर हम दो जगह बताते हैं, इसी तरह CO2 का पार्शियल प्रेशर हम दो जगह बताते हैं। एक तो आपका O2 का पार्शियल प्रेशर इन लंग्स, लंग्स में हम बताते हैं कि लंग्स में कितना इसका ऑक्सीजन का दबाव बना रहता है। जो बाहर से ऑक्सीजन आई है और लंग्स में जो ये एयर सैक है, एयर सैक में जो ये एल्वियोलाई हैं, तो कितने दबाव के साथ ये O2 भरी हुई है, यहाँ पर कितना दाब है, इसका आंशिक दाब कितना है। एक लंग्स में ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका प्रेशर कितना होता है, तो लंग्स में आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहता है आपका कितना होता है? 103। कितना रहता है? 103, ठीक है ना। 102 103 के लगभग आपका ये रहता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। Hg पारा स्तंभ में हम, Hg पारा स्तंभ कहलाता है, Hg पारा स्तंभ से हम पढ़ते हैं, तो Hg में रहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ लंग्स 102 से 3, 102 या 3 आपका पार्शियल प्रेशर रहता है। समझ में आया ना, लंग्स के अंदर। लेकिन यही हम बात करें ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल को यदि आप ब्लड वेसल ना बोलना चाहो तो आर्टरी वगैरह बोल लो। आर्टरी में जो शुद्ध रक्त बहता, शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजन रक्त के साथ प्रेजेंट है, तो इस आर्टरी में जो ऑक्सीजन का प्रेशर रहता है वो आपका होता है 40 आपका Hg। कितना होता है? 40 पारा स्तंभ होता है। कितना रहता है? 40 पारा स्तंभ। कहना चाहिए आपका ऑक्सीजन का प्रेशर दबाव कहाँ है ज्यादा? लंग्स। जितनी लंग्स में हम ऑक्सीजन भरते हैं उतनी ऑक्सीजन हमारी ट्रांसफर नहीं होती है, आपकी पूरी की पूरी ट्रांसफर ऑर्गन को नहीं मिल पाती है। कहना चाहिए उसकी आधे से भी कम आपकी ये मिल रही है। समझ में आया ना? 40 Hg आपकी जो गैसेस है वो आपकी टिश्यू ऑर्गन में आपकी पहुंच रही हो, जबकि लंग्स में, स्टोर रूम में आपकी ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो पूरी की पूरी एक बार में नहीं निकालती है। समझ में आया ना? सेम इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का हम पार्शियल प्रेशर बोले तो आपका आर्टरी में कितना है? ये है आर्टरी और ये है आपका लंग्स, ठीक है। तो जो हमारा आर्टरी ना बोल करके यहाँ वेन्स बोल दे, वेन्स में आपका अशुद्ध रक्त आता है, या ब्लड वेसल भी बोल सकते हैं। आर्टरी वेन को कंबाइंड फॉर्म में हम ब्लड वेसल बता सकते हैं। तो जो आपकी रक्त वाहिकाएं होती हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लड का बहाव होता है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर के चलता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव होता है 45 आपका Hg। 45 पारा स्तंभ होता है। कितना होता है?
45। रक्त के साथ जब आपका ब्लड आपका बहता है तो वो 45 Hg के साथ बहता है। लेकिन यही जब आपका रक्त फिर आपका ये रक्त लेकर के आएगा और आपके ये लंग्स हैं और लंग्स में आपकी ये एयर सैक में ये एल्वियोलाई, तो ये रक्त Hb यहीं रह जाएगा, बस मेम्ब्रेन के द्वारा गैस जाएगी। तो जो गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाएगी इन एल्वियोलाई में और इन एल्वियोलाई से फिर आपकी बाहर निकाली जाएगी। तो यहाँ लंग्स में इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40, कितना होता है 40 Hg। तो कहना चाहिए कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी आपकी हमेशा बनी रहती है, पूरी की पूरी नहीं निकलती है, ठीक है। सेम इसी तरह लंग्स में भी ऑक्सीजन की अमाउंट हमेशा बनी रहती है, पूरी की पूरी आपकी ऑक्सीजन ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती। ये पूछा जा सकता है आपका कि रक्त में आपकी ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी कि लंग्स में ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वही ब्लड वेसल में ज्यादा रहेगी कि आपकी लंग्स में ज्यादा रहेगी। तो रक्त में ज्यादा रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड और लंग्स में आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी। और ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा रहेगी और ब्लड में आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी। समझ में आ गया ना। ये पार्शियल प्रेशर दबाव कहलाता है, गैसों का दबाव जो हमारे ऑर्गन में पड़ता है ये, ठीक है। अब हम बताते हैं जो आपके ये लंग्स हैं, ये लंग्स, ये आपके जैसे ये 2 लंग्स हैं, तो इन लंग्स को, ये लंग्स चारों तरफ से एक आपके ऐसे केज जैसे, ये आपका एक पिंजड़ा बनता है। ये आपका एक पिंजड़ा में आपके क्या होते हैं, ये कैप्चर होते हैं, ठीक है। डायग्राम अभी बनाएंगे, अभी ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया मैंने। तो आपका ये लंग्स जो होते हैं वो एक केज में बंद होते हैं, पिंजड़ा होता है ना ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो वो पिंजड़े में इस तरह से आपके लंग्स भरे होते हैं। इस पिंजड़े को ही हम बोलते हैं क्या, लंग्स केज। क्या बोलते हैं, लंग्स केज बोलते हैं। ये लंग्स केज जो बना होता है वो 25 बोन का बना होता है। कितनी बोन का, 25 बोन। तो लंग्स को सुरक्षा देने के लिए बोन का कवच बना हुआ है चारों तरफ, इसीलिए लंग्स हमारे जैसे हम गिरते हैं ना, अच्छी चोट लगती है, कभी गाड़ी से गिर जाते हैं, कई बार गिरे हैं हम तो गिरते हैं तो इतना भयंकर दर्द होता है, बोन में यदि चोट आ जाती है कि ऐसे लगता है कि बोन फ्रैक्चर हो गई, ठीक है ना। कई बार एक्सरे करवाते हैं लेकिन फ्रैक्चर नहीं निकलता। वो बोन में इतनी भयंकर चोट लगती है कि आपको 10-15 दिन तक दर्द करता रहता है, ठीक है ना। तो यही है कि कभी चोट लगती है तो डायरेक्ट हमारी जो ब्रोंकस वगैरह है वो कटे फिटे ना। आप गिरते हो ऐसे तो बोन में चोट आए, और बोन आपकी स्ट्रोंग है, वो जल्दी टूटेगी फूटेगी नहीं ऐसे। बहुत जब ज्यादा आपका ऐसा हैवी एक्सीडेंट होता है उसी में फ्रैक्चर होती है बोन, समझ में है ना। तो ये बोन आपकी 25 बोन है और इस 25 बोन में आपका ये केज बना हुआ है ये चारों तरफ का, जिसके अंदर आपके ये लंग्स आपके रखे जाएंगे। समझ में आए ना। ये 25 बोन में से आपकी एक बोन को हम बोलते हैं, लंबी बोन जो है उसे हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। हिंदी में बोलते हैं इसे उरोस्थी, उरोस्थी, उरोस्थी बोलते हैं, समझ में है ना, उरोस्थी। और 24 जो होती हैं, बोले तो 12 जोड़ी, ठीक है। एक 12 इधर और 12 इधर, तो 12 12 24, ठीक है। तो 24 बोन जो होती हैं वो रिब्स कही जाती, पसलियां। क्या कही जाती, पसलियां, जो कि बोन ही कही जाएंगी। तो आपकी होती है 12 पेयर, 12 पेयर्स आपकी बोन, 12 पेयर्स रिब्स, सॉरी 12 पेयर रिब्स। इस तरह से 12 दूनी 24 ये, और एक आपकी ये बोन, एक आपकी ये बोन जो कि काफी लंबी है, और आपकी 12 जोड़ी 12 पेयर, बोले तो 24 ये, तो 25 बोन आपकी ये बन जाएंगी। अब ये 25 बोन देखो, ये लंग्स केज कैसे होता है। लंग्स केज को मैं बता देती हूँ जल्दी से। ये सामने देखो, ये सामने जो आपकी ऐसी बोन आपकी आती, सीधी सीधी जो बोन है वो लंबी बोन है, इसे हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से बना होता है, सॉरी ये ऐसे, ये बोन है, इसे हम बोलते हैं स्टर्नम। ये क्या है हमारी, स्टर्नम। और स्टर्नम के, ये है हमारा वेंट्रल साइड, तो ये है स्टर्नम।
और यही हम पीठ साइड पीछे बोले तो पीछे आपकी क्या है, बैकबोन है, क्या है, रीढ़ की हड्डी है। तो पीछे आपकी ये है आपकी बैकबोन, ये देखना ये पीछे आपकी बैकबोन, ये पीछे पीठ साइड आपकी बैकबोन है जो आपकी यहां से लेकर के यहाँ नीचे तक आपकी जाएगी। समझ में आए ना। अब जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स आपकी 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। रिब्स कितनी कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, 3 कैटेगरी में। एक होती है आपकी कौन सी, ट्रू, एक होती है ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स, एक होती है आपकी फॉल्स, फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स, और एक होती है आपकी फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स। समझ में आया। रिब्स जो टोटल आपकी 12 पेयर हैं, ये 12 पेयर रिब्स को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ट्रू रिब्स जो होती हैं वो 1 से 7 रिब्स को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। फिर आता है 8, 9 और 10। 8, 9, 10 नंबर की जो आपकी रिब्स होती हैं वो आपकी कहलाती हैं फॉल्स रिब्स, और जो 11 और 12 नंबर की रिब्स होती है उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। समझ में आया ना। देखना कैसे बनाती हूं मैं। जो रिब्स होती हैं वो पिंजड़ा कैसे होता है, बंद, चारों तरफ से बंद रहे ऐसे। जहां से इस पॉइंट से निकला, यदि इस पॉइंट से निकला तो यहां से घूम करके वो वापस आपका यहीं पर आपको मिल जाए, तभी ना वो बंद कहलाएगा, है ना। यदि खुला रहेगा तो वो सब निकल जाएगा पक्षी बाहर, ठीक है ना। तो इसलिए बंद कहलाता है पिंजड़ा। तो पिंजड़ा आपका कैसे बंद होगा, तो ये रिब्स बंद करती हैं आपकी, तो यहां से ये निकलती हैं, ये आपका बैकबोन से पीछे पीठ से निकल करके आती है घूम करके और आगे आपकी जुड़ती हैं। तो ये यहां से आपकी निकलेगी, ये फर्स्ट रिब्स, तो ये आपकी ये यहां जुड़ेगी। समझ में आया ना। तो ये एक साइड आपका राइट लंग्स रहेगा, एक साइड आपका लेफ्ट लंग रहेगा। तो ये फर्स्ट रिब्स है, ये भी आपकी यहाँ से आगे से आएगी और ये आपकी ऐसे जुड़ेगी, ये हो गई फर्स्ट रिब्स। फिर आपकी सेकंड रिब्स आपकी आएगी, ये आगे वहां से उधर से निकलेगी पीठ साइड से और आपकी यहाँ ये पेट साइड की ओर आपकी ये जुड़ेगी, ये आपकी सेकंड रिब्स हो गई। ये आपकी ऐसे ये सेकंड रिब्स हो गई, ठीक है। फिर ये आपकी ऐसे ये थर्ड रिब्स हो गई, ये आपकी ऐसे ये थर्ड रिब्स हो गई, ठीक है। ये फिर आपकी ये फोर्थ रिब्स हो गई, ये आपकी फोर्थ रिब्स हो गई। फिर आपकी ये फिफ्थ रिब्स हो गई, ये इसकी भी आपकी फिफ्थ रिब्स हो गई, ठीक है। ये सिक्स रिब्स हो गई और फिर आपकी ये 6 रिब्स हो गई। ये आपकी 7 रिब्स हो गई, ये भी आपकी ये यहां पर हम देखेंगे ये 7 रिब्स हो गई। अब देखो ये 1, 2, 3 आपकी 4, 5, 6 और ये 7, ये रिब्स आपके दोनों तरफ से बंद है, बंद है ना। पीछे से निकल करके यहाँ और आगे ये जाइफॉइड होता है, ये बॉडी होती है, ये मैनुब्रियम होता है। 3 पार्ट होते हैं इसके स्टर्नम की। तो स्टर्नम बोन से आपकी पीछे से और फिर आगे स्टर्नम से ऐसी जुड़ी है, तो वो पार्ट आपका क्या हो गया, बंद। क्या हो गया, बंद। तो ये आपकी सेम ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इधर की और 7 इधर की, 7 जोड़ी जो रिब्स होती हैं इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, क्योंकि ये दोनों तरफ से बंद हैं, दोनों तरफ से बंद हैं। और इन्हीं रिब्स के प्लेस पर आपके प्रेजेंट होते हैं लंग्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स। देखिए ये मैंने आपके लंग्स हालांकि पिंक कलर के होते हैं, तो पिंक मैंने डायग्राम उसमें कर दिया है, इसलिए मैं दूसरा आपका ये बना देती हूँ। तो यहाँ पर आपके ये रहेंगे, आपके ये लंग्स, आपके ये लंग्स आपके इन्हीं रिब्स के अंदर आपके ये लंग्स आपके क्या होते हैं, बंद रहते हैं। समझ में है ना। लंग्स दोनों ये ट्रू रिब्स के अंदर आपके पाए जाते हैं। अब बात करें हम फॉल्स रिब कौन कहलाती हैं, तो फॉल्स रिब कहलाती हैं, फॉल्स रिब की बात करें तो फॉल्स रिब ऐसी रिब्स होती हैं जो एक तरफ से तो जुड़ी रहती हैं। जैसे ये है आपकी बैकबोन, ये बैकबोन है, तो ये आपकी 8 नंबर की आएगी, 8 नंबर की आएगी और कहाँ जुड़ेगी, स्टर्नम से नहीं जुड़ेगी, ये 7 नंबर की से जुड़ जाएगी। समझ में है ना। ये आपकी यहां से आएगी और ये आपकी 7 नंबर से जुड़ेगी। फिर आपकी ये 9 नंबर की आएगी और किससे, 8 नंबर की से जुड़ेगी। ये आपकी यहाँ ये 8 नंबर से जुड़ गई। फिर ये आपकी 10 नंबर की आई और ये किससे जुड़ गई आपकी ये, तो ये 8, 9 और 10 ये केवल एक तरफ से
बैकबोन से जुड़ी होती हैं और दूसरी तरफ से स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, जबकि दूसरी रिब्स से जुड़ी होती हैं, इसलिए पूरी तरह से बंद नहीं मानी जा सकती, इसलिए इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और इन रिब्स में आपका लंग्स का पोर्शन नहीं आता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लंग्स कहां पर किस रिब्स में रहेंगे? ट्रू रिब्स में। फिर आती है आपकी फ्लोटिंग रिंग। ये आपका ऐसे जैसे ये लंग्स है, नीचे आपका ये डायफ्राम है, डायफ्राम। तो फिर आपकी 11 और 12 नंबर की, तो ये आपकी जैसे ये है आपकी ये बैकबोन, ये पीछे आपकी ऐसे बैकबोन, तो ये आपकी 11वें नंबर की निकलेगी, ऐसे किसी से नहीं जुड़ी रहेगी, ऐसे नीचे लहराती रहेगी। ये 11वीं नंबर की, इसी तरह ये 12वीं नंबर की, और ये आपकी 12वीं नंबर की। तो 11 और ये 12, 11 और ये 12, तो 11 और 12 नंबर की एक तरफ बैकबोन से तो जुड़ी हो, नीचे आपकी डायफ्राम के नीचे ऐसे आपकी झूलती रहती, फ्लोटिंग करती रहती, स्विमिंग करती रहती, तो इसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है ना? जहां पर आपका लंग्स का कोई रोल नहीं है। लंग्स का रोल कहां पर है? आपका ट्रू रिब्स में। ठीक है? इन रिब्स के बीच बीच में ही आपकी पाई जाती हैं मसल्स। यहां होती हैं, देखो मसल्स, इनमें होती हैं ये मसल्स, ये आपकी ऐसे मसल्स पाई जाती, मसल्स होती हैं आपकी इन रिब्स में, मसल्स होती हैं, इन रिब्स में मसल्स होती हैं। तो ये मसल्स आपकी क्या होती है? सिकुड़ती फैलती हैं, और जब ये सिकुड़ेंगी फैलेंगे तो ये लंग्स भी आपका फैलेगा और सिकुड़ेगा। इन रिब्स को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल कोस्टल मसल्स। ठीक है ना? इन मसल्स के सिकुड़ने और फैलने से भी रिब्स के साथ साथ लंग्स भी आपके सिकुड़ते और फैलते हैं। ठीक है? यहाँ लंग्स के अंदर मैंने मसल नहीं बनाई है, मैंने कहा मसल्स बनाई है? रिब्स में बनाई है। रिब्स में मसल्स पाई जाती हैं, और ये मसल के सिकुड़ने फैलने से रिब्स के साथ साथ लंग्स में भी आपकी स्पॉन्जी नेचर, जो आपकी सिकुड़ने फैलने की कैपेसिटी देखी जाती है, वो आपकी देखने को मिलती है। समझ में आ गया? ठीक है? आया समझ में? तो आज के लिए इतना ही करें। ठीक है? कल की क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है? कल की क्लास में थोड़ा इसकी डिसीजेस वगैरह हैं, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के बताना है, कुछ इफेक्ट बताना है, तो कल इसका थोड़ा हम और बताएंगे, और इसके बाद आपका ये फिनिश करेंगे। ठीक है? चलो, ठीक है? इसे आपको पढ़ना है, कोई डाउट लगे तो आप लोगों को पूछना है। ओके? जय